मैंने पुनर्जन्म लेने के बाद सबसे पहला काम पागलों की तरह पढ़ाई छोड़कर अपनी बॉडी को ट्रेन करना शुरू किया। यहाँ तक कि टीचर्स की फेल करने की चेतावनी और मेरी गर्लफ्रेंड लियू रोयान के ब्रेकअप का भी मुझ पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता था कि सिर्फ 1 महीने बाद पूरी दुनिया में अलग अलग डेविल फ्रूट्स उगने वाले हैं। उस समय जो भी डेविल फ्रूट हासिल करेगा उसे असाधारण शक्तियां मिलेंगी। पिछले जन्म में मुझे भी एक असाधारण शक्ति मिली थी, लेकिन मेरी फ्रूट एबिलिटी कमजोर थी और मेरी फिजिकल फिटनेस भी ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं ज़ॉम्बी होर्ड में बुरी तरह मारा गया। अब जबकि मुझे दूसरा मौका मिला था तो जाहिर है कि मैं अपने फ्यूचर नॉलेज का पूरा फायदा उठाने वाला था और हर उस चीज को पकड़ने वाला था जिसे इस्तेमाल किया जा सके। मेरी जानकारी के मुताबिक पास ही एक डेविल फ्रूट मौजूद था, स्कूल के बगल वाली फलों की दुकान में। उस दुकान का नाम भी बड़ा अजीब था, गाइड यू टू ब्यूटीफुल। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि वह डेविल फ्रूट आखिर किस दिन प्रकट होगा, इसलिए मैं हर दिन उस दुकान पर कुछ फल खरीदने जाता और साथ ही यह भी देखा कि वह डेविल फ्रूट आया है या नहीं। लेकिन आज जब मैं हमेशा की तरह दुकान में घूम रहा था और पाइनएप्पल सेक्शन तक पहुंचा, तभी 2 हरी रंग की छोटी शाखाओं ने अचानक मेरा ध्यान खींच लिया। मैंने ऊपर रखे पाइनएप्पल हटाए और उन शाखाओं का असली शरीर मेरी आंखों के सामने आ गया। बिल्कुल सही, यह मेरी यादों वाली उसी डेविल फ्रूट जैसी थी। यही वन पीस दुनिया के 4 एम्परर्स में से काइडो का डेविल फ्रूट था। मैंने तेजी से बिल चुकाया और बाकी फलों से भरा एक बैग भी उठा लिया ताकि किसी को शक न हो। जैसे ही मैं दुकान से बाहर निकला, सामने एक मजबूत शरीर वाला मध्यम उम्र का आदमी दिखाई दिया, वही आदमी जो पिछले जन्म में अज़्योर ड्रैगन फ्रूट का मालिक बना था। मैंने मन ही मन राहत की सांस ली। अगर मैं थोड़ी देर और कर देता तो ये फ्रूट उसी के हाथ लग जाती। हॉस्टल लौटे ही मैंने एक पल की भी देरी नहीं की और अज़्योर ड्रैगन फ्रूट को उठाकर सीधे एक बड़ा काट लिया। उसका स्वाद ऐसा था जैसे किसी ने सूखे पानी के टैंक और गंदगी के गड्ढे को मिलाकर उसमें सड़ी हुई पोछे की कपड़े को घुमा दिया हो और फिर सीधे मुंह में ठूंस दिया हो। इतनी गंदी टेस्ट थी कि मैं लगभग वहीं उल्टी कर देता, लेकिन मैंने खुद को रोका और किसी तरह उस गूदे को निगल लिया। फिर मैंने दिल मजबूत करके उसका बचा हुआ छिलका, बीज और वह छोटी बैंगनी शाखा भी निगल ली। काफी देर बाद मैंने गहरी सांस ली। अब चमत्कार का बीज बोया जा चुका था, बाकी सिर्फ इंतजार करना था। इसके बाद मैंने मोबाइल निकाला और शॉर्ट वीडियोस तथा फोरम ब्राउजिंग शुरू कर दी। कई प्लेटफॉर्म देखने के बाद मैंने एक आईडी सर्च की और पहला वीडियो खोला। भाइयों, देख रहे हो, ये थंडर फ्रूट है। कमेंट सेक्शन में बोली लगाओ, जो ज्यादा कीमत देगा उसे मिलेगा। ये देखकर मेरा दिल तेज धड़कने लगा। हालांकि अज़्योर ड्रैगन फ्रूट मैं पहले ही खा चुका था और दूसरा डेविल फ्रूट नहीं खा सकता था, लेकिन जब अपोकलिप्स आएगा और सभी लोग इसकी असली कीमत जान जाएंगे, तब करोड़ों रुपए देकर भी एक फ्रूट नहीं मिलेगी। ये सबसे महत्वपूर्ण ट्रेडिंग रिसोर्स थी और अगर ट्रेडिंग में इस्तेमाल न भी करूं तो मैं इसे अपने माता पिता या अपनी बहन को खिला सकता था। वैसे भी दूसरी फ्रूट खाने की संभावना पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, बस उसके लिए ताकत और किस्मत दोनों चाहिए थी। मैंने कमेंट सेक्शन में कुछ नहीं लिखा, बल्कि सीधे उस पीले बालों वाले लड़के वांग तियानची को प्राइवेट मैसेज भेजा। भाई, ये फ्रूट बहुत बढ़िया बनाई है, बिल्कुल असली जैसी लग रही है, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। कमेंट सेक्शन वाले लोग सिर्फ मजाक कर रहे हैं, जो कीमत चाहिए सीधे बताओ, अगर सही लगी तो तुरंत खरीद लूंगा। उसने जवाब दिया, भाई ये सचमुच डेविल फ्रूट है, इसकी कीमत 15 लाख है। मैंने कहा, अगर ये सच में डेविल फ्रूट है तो तुम खुद क्यों नहीं खा लेते? अगर बेचने का इरादा है तो सामान्य कीमत बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा। वह बोला, ठीक है 1 लाख। मैंने कहा, 1000 फाइनल प्राइस। तुम्हारे जैसे कलेक्टिबल मॉडल की यही असली कीमत है। वह थोड़ा निराश हुआ, सोचा था ज्यादा पैसे ठग लूंगा, लेकिन 1000 भी ठीक है, कुछ दिन मौज हो जाएगी। मैंने कहा, ठीक है, पैसे दूंगा और सामान ले लूंगा। फिर मैंने पूछा, तुम कोई दुकान वाले नहीं हो? अगर मैं पैसे दे दूं और तुम सामान न भेजो तो बता दो, मैं आमने सामने डील करूंगा। उसने हंसकर कहा, सामने ही सही, क्या कर लोगे? उसने पता भेज दिया। फ्रूट मिलने के बाद मैं पूरी रफ्तार से निकल पड़ा और 2.5 घंटे में उसके बताए हुए छोटे शहर के स्टेशन पहुंच गया। मैंने पूछा, तुम वही हो जो डेविल फ्रूट बेच रहे थे? पेमेंट QR कोड दो, पहले फ्रूट देखूंगा फिर पैसे दूंगा। वह बोला, पहले पैसे फिर सामान। क्या तुम्हें लगता है मैं भाग जाऊंगा? मैंने कहा, यह तुम्हारा इलाका है। उसने सोचा और माना कि बात सही है, इस इलाके में उसकी थोड़ी बहुत पहचान थी। अगर मैं पैसे न देता तो वह एक फोन करता और उसके दोस्त मिनटों में पहुंच जाते। जब उसने बैग मेरी तरफ बढ़ाया तो मेरे हाथ तक कांप रहे थे। मैंने फ्रूट निकाली और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कोई गलती नहीं थी, ये असली डेविल फ्रूट थी। मैंने बिना समय गंवाए तुरंत 1000 रुपए ट्रांसफर कर दिए, फ्रूट को संभाला और वापस निकल पड़ा। अगर इस बेकार जगह से ट्रेन चलती होती तो मैं उसी समय घर लौट जाता। वापसी के रास्ते में मैं मोबाइल पर शॉर्ट वीडियोस देख रहा था कि अचानक एक वीडियो ने मेरा ध्यान खींच लिया। हाल ही में कई लोग अचानक बेहोश हो रहे हैं और लोगों के शरीर पर अजीब अजीब धब्बे दिखाई देने लगे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना था कि यह संभवतः किसी नए प्रकार का फ्लू हो सकता है और सभी से मास्क पहनने तथा सावधानी बरतने की अपील की जा रही थी। ये खबर देखते ही मेरा दिल जोर से धड़क उठा। बेहोशी, शरीर पर धब्बे, क्या यह वही संकेत नहीं थे जो पिछले जन्म में अपोकलिप्स शुरू होने से पहले दिखाई दिए थे? मैंने बिना एक पल गंवाए हॉस्टल की ओर दौड़ लगा दी। पहले से तैयार रखा हुआ अपना सामान उठाया और बाहर निकलने ही वाला था कि पीछे से अचानक एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। कई छात्र अचानक जमीन पर गिर पड़े और उनके शरीर पर धब्बे उभरने लगे। इसके तुरंत बाद एक रहस्यमयी दबाव पूरे क्षेत्र में फैल गया, जिससे सभी लोग हिलने तक में असमर्थ हो गए। तभी जो लोग पूरी तरह बेहोश हो चुके थे वे अचानक झटके से उठ बैठे। उनकी आंखें लाल हो गईं, नाखून लंबे और नुकीले हो गए और वे पागलों की तरह एक एक कमरे से बाहर निकलने लगे। देखते ही देखते पूरे हॉस्टल में अफरा तफरी मच गई और अनगिनत छात्र
रोते चिल्लाते बाहर की ओर भागने लगे। लेकिन उसी क्षण मैंने महसूस किया कि मेरे ब्लड लाइन की गहराइयों से एक शक्ति जाग रही है। मेरे शरीर में एज्योर ड्रैगन की शक्ति उभरने लगी। मैंने सिर उठाकर एक गूंजती हुई गर्जना की। मेरी त्वचा पर नीले ड्रैगन स्केल्स उभर आए, सिर पर ड्रैगन हॉर्न्स निकल आए और मेरे हाथ ड्रैगन क्लॉज में बदल गए। मेरा पूरा शरीर हाइब्रिड ड्रैगन फॉर्म में बदलने लगा। गलियारे में मौजूद छात्र मुझे देखकर बुरी तरह डर गए, क्योंकि उनकी नजर में मैं भी उन लोगों की तरह एक मॉन्स्टर बन चुका था। लेकिन इस हाइब्रिड फॉर्म ने मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ, डिफेंस, स्पीड और रिकवरी एबिलिटी को कई गुना बढ़ा दिया था। तभी पीछे से 2 ज़ॉम्बीज दहाड़ते हुए मेरी तरफ झपटे। मैंने ड्रैगन क्लॉ घुमाई और उन्हें एक ही वार में दूर फेंक दिया। तभी एक और ज़ॉम्बी दूसरे कमरे से बाहर निकला। मैंने मुंह खोलकर गर्म सांस छोड़ी और अगली ही क्षण आग की लपटों ने उसे राख में बदल दिया। लेकिन सिर्फ इतनी सी फ्लेम ब्रेथ के बाद ही मुझे अपनी स्टैमिना तेजी से घटी हुई महसूस हुई। डेविल फ्रूट की असली ताकत स्टैमिना पर निर्भर करती है। भविष्य में हाकी कितना भी आम क्यों ना हो जाए, आखिरकार खर्च स्टैमिना का ही होता है। अपोकलिप्स के शुरुआती चरण में हर किसी की फिजिकल लिमिट बहुत कम होती है। मैं काइडो जैसी ओनी रेस से नहीं था और न ही उसके जैसा मॉन्स्टर कॉन्स्टिट्यूशन रखता था। इसलिए एज्योर ड्रैगन फ्रूट मिलने के बावजूद मैं उसकी पूरी ताकत नहीं निकाल सकता था। लेकिन मेरे पास इसका समाधान था। मैंने अपना बेसबॉल बैट उठाया। यह खास तौर पर बनवाया गया हैवी रीइंफोर्स्ड बैट था, जो ज़ॉम्बी के सिर कुचलने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। मैंने बैट घुमाया और उस पर बिजली की लहरें दौड़ने लगी। एज्योर ड्रैगन फ्रूट हवा, आग और बिजली तीनों एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता था। भले ही इसकी ताकत लोजिया फ्रूट्स जितनी ना हो, लेकिन अटैक एनहांस करने के लिए यह काफी थी। मैं गलियारे में ज़ॉम्बीज का सफाया करता हुआ आगे बढ़ता गया और जल्दी ही बाकी छात्रों का ध्यान मेरी तरफ गया। लगातार ज़ॉम्बीज को खत्म करने की वजह से उन्हें भागने और सांस लेने का मौका मिल रहा था। बिजली से घिरा मेरा बेसबॉल बैट सचमुच थंडर बागवा जैसा लग रहा था। लगभग हर ज़ॉम्बी मेरे सामने एक ही वार में खत्म हो रहा था। लेकिन मैं इस कत्लेआम के रोमांच में नहीं डूबा। लड़ते हुए मैं तेजी से नीचे की ओर बढ़ता रहा। मेरा पहला लक्ष्य था किसी भी कीमत पर घर पहुंचना, ताकि इस जन्म में मेरे माता पिता और मेरी छोटी बहन को फिर कभी अपमान और अत्याचार न सहना पड़े। दूसरा लक्ष्य था जितनी जल्दी हो सके 100 ज़ॉम्बीज मारना, क्योंकि जो व्यक्ति अकेले 100 ज़ॉम्बीज खत्म करता उसके लिए डिवाइन स्पेस खुल जाती थी। वहां से मैं 3 कलर हाकी की ट्रेनिंग मेथड प्राप्त कर सकता था और अपनी ताकत तेजी से बढ़ा सकता था। एज्योर ड्रैगन उड़ सकता था, लेकिन मेरी मौजूदा स्टैमिना इतनी नहीं थी कि मैं उड़कर घर पहुंच सकूं। इसलिए मैं लोहे के बैट को घुमाते हुए एज्योर ड्रैगन वॉर गॉड की तरह आगे बढ़ता गया। मेरे पीछे बड़ी संख्या में छात्र जमा हो गए जो मेरे पीछे पीछे निकलना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अपोकलिप्स में कहीं भी सेफ प्लेस नहीं होती। कई बार हॉस्टल का दरवाजा बंद करके अंदर छिपे रहना ज्यादा समय तक जिंदा रख सकता था। जब मैं हॉस्टल से बाहर निकला तो नीचे का दृश्य देखकर मेरी आंखें सिकुड़ गईं। यह स्कूल कभी एक मास ग्रेवयार्ड हुआ करता था। कैंपस में यह अफवाह मशहूर थी कि यहाँ यिन एनर्जी बहुत ज्यादा है और इसी वजह से आसपास रहने वाले लोग अक्सर बीमार पड़ जाते थे। बाद में एक फेंग शुई मास्टर ने सलाह दी थी कि यहाँ एक स्कूल बनाया जाए ताकि युवाओं की यांग एनर्जी इस जगह की यिन एनर्जी को दबा सके। लेकिन अब जो कंकाल वर्षों से जमीन के नीचे दफन थे, ज़ॉम्बी वायरस के प्रभाव से सभी जमीन फाड़कर बाहर निकल आए थे और जो भी जीवित इंसान दिख रहा था उस पर हमला कर रहे थे। कोई मुझे बचाओ! पूरे कैंपस में हाहाकार मचा हुआ था। हर कोई जान बचाने के लिए भाग रहा था। लोग घबराहट में एक दूसरे से टकरा रहे थे, लेकिन मैंने किसी पर ध्यान नहीं दिया और सीधे मेन गेट की दिशा में बढ़ता गया। रास्ते में चाहे ज़ॉम्बी मिले या स्केलेटन मॉन्स्टर, मैंने सबको अपने बैट से कुचल दिया। आखिरकार जब मैं स्कूल गेट तक पहुंचा तभी मेरा शरीर अचानक रुक गया। सिर्फ मैं ही नहीं, सभी लोग और यहाँ तक कि ज़ॉम्बीज भी वहीं थम गए। ऐसा लगा जैसे पूरे संसार का टाइम फ्रीज हो गया हो। फिर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। डिवाइन डिसेंट, डेविल फ्रूट्स हैव अराइव्ड, डिवाइन स्पेस एक्टिवेटेड। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो खुद को एक रहस्यमयी स्थान में पाया। यहाँ न समय था, न दिशा, न कोई वास्तविक स्थान। केवल 2 लाइट स्क्रीन्स मौजूद थी, एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी स्क्रीन पर लिखा था डिवाइन शॉप और छोटी स्क्रीन पर लिखा था पर्सनल पैनल। पिछले जन्म में मैं इन चीजों से भली भांति परिचित था। यह किसी अज्ञात सत्ता द्वारा दिया गया अवसर था जहाँ पॉइंट्स के बदले टेक्निक्स, इक्विपमेंट, स्किल्स और रिसोर्सेज खरीदे जा सकते थे। तभी घोषणा हुई, आप पहले व्यक्ति हैं जिसने 100 ज़ॉम्बीज का शिकार किया है। आपको डिवाइन रिवॉर्ड प्राप्त होगा। आपने अपोकलिप्स शुरू होने के 10 मिनट के भीतर 100 पॉइंट्स प्राप्त कर लिए हैं, इसलिए आपको विशेष रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसके बाद मेरे सामने 3 विकल्प आए। पहला रिवॉर्ड था परफेक्ट फ्रूट, जो मेरे एज्योर ड्रैगन फ्रूट को पूर्ण अवस्था में पहुंचा देता। इसके बाद फ्रूट की सभी साइड इफेक्ट्स समाप्त हो जाती। मैं सी स्टोन और सी वाटर से प्रभावित नहीं होता और यहाँ तक कि दूसरा डेविल फ्रूट भी खा सकता था बिना शरीर फटे। दूसरा रिवॉर्ड था हाकी जीनियस। इसके लिए किसी ट्रेनिंग या पॉइंट्स की जरूरत नहीं थी। मुझे तुरंत 3 कलर हाकी जागृत हो जाती और बिना अभ्यास के भी धीरे धीरे बढ़ती रहती। यदि मैं ट्रेनिंग करता तो इसकी ग्रोथ स्पीड 2 गुनी हो जाती। तीसरा रिवॉर्ड था ज़ॉम्बी स्लेयर डिवाइन वेपन। मुझे अपनी पसंद का सुप्रीम ग्रेड वेपन मिलता जो ज़ॉम्बीज को 2 गुना डैमेज देता। फ्रूट, हाकी या वेपन, 3 में से एक चुनना था। पहला और तीसरा रिवॉर्ड तुरंत कॉम्बैट पावर बढ़ाते थे, जबकि दूसरा धीरे धीरे ताकत बढ़ाता, लेकिन उसकी पोटेंशियल लिमिट कहीं अधिक थी। पिछले जन्म के अनुभव के अनुसार बाद के चरणों में भी हाकी कभी आउटडेटेड नहीं हुई थी। मैं कुछ क्षण सोच में पड़ गया। तभी मुझे काइडो की कही बात याद आई, हाकी ही असली आधार है। रॉजर और गार्ब के पास कोई डेविल फ्रूट नहीं थी, फिर भी वे दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धा बने। यहाँ तक कि काइडो ने हाकी को इतना महत्व दिया कि उसने
उसने अपनी फ्रूट अवेकनिंग तक पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये सोचते ही मैंने फैसला कर लिया, ताकतें जितनी ज्यादा हों उतना अच्छा नहीं। असली बात यह है कि किसी एक ताकत को उसकी सीमा तक पहुंचाया जाए। एज्योर ड्रैगन फ्रूट कितनी शक्तिशाली बनेगी, ये पूरी तरह मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ पर निर्भर था। अगले ही क्षण मैंने हाकी जीनियस चुन लिया। तुरंत 3 कलर हाकी मेरे भीतर जाग उठी। काली ऊर्जा की एक पतली परत मेरी मुट्ठियों पर चढ़ गई। यह आर्मामेंट हाकी थी। इसके बाद मैंने कुछ पॉइंट्स खर्च करके 5 वाटर मीट खरीदे, जो तेजी से स्टेमिना रिकवर करने वाला फूड था और लड़ाई में लंबे समय तक टिकने में मदद करता था। पर्सनल पैनल सिर्फ स्टेटस स्क्रीन नहीं थी, बल्कि कम्युनिकेशन डिवाइस भी थी। अपोकलिप्स में जब मानव सभ्यता टूट गई थी, तब लोग इसी पैनल के कम्युनिकेशन फंक्शन से संपर्क बनाए रखते थे। इसमें अलग अलग चैनल्स भी बने हुए थे और बहुत से लोग पहले ही बातचीत शुरू कर चुके थे। तभी घोषणा हुई, स्पेस कनेक्शन समाप्त होने वाली है। भविष्य में केवल विचार करते ही डिवाइन स्पेस में प्रवेश किया जा सकेगा। मेरी आंखों के सामने फिर अंधेरा छा गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं वापस अपने शरीर में था। चारों ओर अनगिनत ज़ॉम्बीज और घबराए हुए छात्र शिक्षक मौजूद थे। मैंने तुरंत एक वाटर मीट मुंह में ठूंस ली और तेजी से खाते हुए स्कूल गेट की ओर बढ़ने लगा। तभी मुझे अचानक खतरे का एहसास हुआ। मैंने तुरंत अपना शरीर एक ओर घुमा लिया। जिस जगह मैं खड़ा था वहां अगले ही पल जमीन फट गई और एक स्केलेटन आर्म बाहर निकल आई। बहुत से लोग सोच रहे थे कि शहर छोड़कर किसी सुनसान जगह चले जाएंगे और किसी तरह जीवित रहेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अब इस दुनिया में 1 इंच भी सुरक्षित जमीन नहीं बची थी। इसी दौरान रास्ते में चल रही कारों के रेडियो पर इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट लगातार बज रहा था। यह राष्ट्रीय आपातकालीन सूचना है। सभी नागरिक शांत रहें, अपने घरों के अंदर रहें और दरवाजे खिड़कियां बंद रखें। हमारी सेना पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है। रेडियो पर आगे घोषणा हुई, हमारी बायोलॉजिकल लैबोरेटरीज भी एंटीडोट विकसित करने में लगी हुई हैं। कृपया शांति बनाए रखें और घबराहट में कोई गलत कदम न उठाएं। लेकिन मैं जानता था कि सच्चाई इससे कहीं ज्यादा भयावह है। ज़ॉम्बी वायरस की पहली लहर हवा के जरिए फैलती थी और जिन लोगों की फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन कमजोर होती थी वे सबसे पहले संक्रमित होते थे। इसी वजह से हॉस्पिटल्स और ओल्ड एज होम्स संक्रमण के सबसे बड़े केंद्र बन गए थे। अपोकलिप्स शुरू होने के बाद वायरस का मुख्य संक्रमण तरीका ब्लड ट्रांसमिशन बन जाता था। ऐसी स्थिति में सेना के जवान, जिनकी फिजिकल फिटनेस सबसे अच्छी होती थी, उनके संक्रमित होने की संभावना बहुत कम रहती थी। इसलिए अपोकलिप्स की शुरुआत में मिलिट्री अभी भी कुछ हद तक प्रभावी रहती थी, लेकिन मैं जानता था कि यह ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। अगर सेना तेजी से ज़ॉम्बीज को खत्म करना चाहती तो उसे गन्स और अन्य फायर आर्म्स का इस्तेमाल करना पड़ता, लेकिन ऐसा करने पर उन्हें पॉइंट्स नहीं मिलते। पॉइंट्स के बिना वे मजबूत नहीं बन सकते थे। दूसरी तरफ ज़ॉम्बीज लगातार विकसित होते जाते और आखिरकार ऐसे स्तर पर पहुंच जाते जहां सामान्य फायर आर्म्स भी उनके सामने बेअसर हो जाती। जैसे जैसे ज़ॉम्बीज मजबूत होते, सेना कमजोर पड़ती जाती और समाज का पतन तेजी से होने लगा। इसलिए इस अपोकलिप्स में असली उम्मीद सिर्फ एक ही थी, हर इंसान को योद्धा बनना होगा और खुद ज़ॉम्बीज से लड़ना होगा। यह एक ऐसी सर्वाइवल कंपटीशन थी जिसमें केवल योग्य और शक्तिशाली लोग ही आगे बढ़ सकते थे। मेरी कार तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी। रास्ते में अगर कोई ज़ॉम्बी सामने आ भी जाता तो मैं ब्रेक लगाने की बजाय उसे सीधा टक्कर मारकर आगे निकल जाता। तभी अचानक मेरा फोन बज उठा। कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से मेरी छोटी बहन की घबराई हुई आवाज सुनाई दी, भैया आप कहाँ हो? बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं, बहुत डर लग रहा है। मैंने तुरंत पूछा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मम्मी पापा ठीक है ना? उसने राहत की सांस लेते हुए कहा, मम्मी ने आपकी बात मानकर पहले ही छुट्टी ले ली थी और मुझे स्कूल से घर ले आई थी। पापा अभी हॉस्पिटल में हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने ऑफिस लॉक कर लिया है और फिलहाल सुरक्षित हैं। भैया आप तो सचमुच भविष्यवक्ता निकले। अगर आपने मम्मी को जबरदस्ती छुट्टी लेने के लिए न कहा होता तो शायद हम अभी बाहर ही मर चुके होते। पिछले 1 महीने से मेरी बहन औचिंग बहुत हैरान थी, क्योंकि मैं हर दिन बड़ी मात्रा में डेली नेसेसिटीज घर भेज रहा था। जब भी परिवार पूछता कि इतना सामान क्यों जमा कर रहा हूँ, मैं कोई जवाब नहीं देता था। उन्हें यह भी नहीं पता था कि मेरे पास इतना पैसा आया कहाँ से। असल में मेरे पास कोई पैसा नहीं था। सिर्फ 1 महीने में इतना कमाना भी असंभव था। लेकिन जब अपोकलिप्स आने ही वाला था तो मुझे कर्ज लेने से डरने की क्या जरूरत थी। मैंने लगभग हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लोन ले लिया था। अगर माता पिता को समझाने की समस्या न होती तो शायद मैं घर तक गिरवी रख देता। हालांकि डिवाइन स्पेस के मौजूद होने के कारण बहुत ज्यादा रिसोर्सेज जमा करने की जरूरत भी नहीं थी। यह सामान सिर्फ इमरजेंसी के लिए था। हम बात ही कर रहे थे कि सामने एक लग्जरी कार अचानक रास्ते में कूद पड़े ज़ॉम्बी से बचने की कोशिश में पलट गई। उसी पल एक भयानक चेन कलिजन शुरू हो गई। पीछे आ रही कई गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं और कुछ ही सेकंड में सड़क पर तबाही मच गई। कई लोग वहीं मारे गए, लेकिन मैं पहले से जानता था कि ऐसा होगा। अब रुकना संभव नहीं था। मैंने तुरंत अपना बैकपैक और बेसबॉल बैट पकड़ा, एज्योर ड्रैगन फॉर्म में बदल गया और कार की छत तोड़कर सीधे आसमान में उड़ गया। बादलों और धुंध ने मेरे विशाल ड्रैगन बॉडी को ऊपर उठाया और मैं तेजी से आसमान की ओर बढ़ गया। ये चमत्कारी दृश्य देखकर सड़क पर मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। पहले से भयानक कार एक्सीडेंट अब और भी ज्यादा अराजक हो गया, लेकिन मुझे नीचे हो रहे हंगामे से कोई मतलब नहीं था। मैं सीधे बादलों के बीच घुस गया और अपने घर की दिशा में उड़ने लगा। बीच बीच में मैं बैकपैक से वाटर मीट निकाल कर खाता ताकि स्टेमिना रिकवर होती रहे। मेरी मौजूदा ताकत इतनी नहीं थी कि मैं लगातार लंबे समय तक उड़ सकूं। आखिरकार जब सारी वाटर मीट खत्म हो गई तो मुझे जमीन पर उतरना पड़ा और मैं वापस ह्यूमन फॉर्म में बदल गया। मैंने आसपास नजर दौड़ाई। फिलहाल वहां कोई ज़ॉम्बी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने तुरंत डिवाइन स्पेस में प्रवेश किया और फिर से 5 वाटर मीट एक्सचेंज कर ली और उन्हें बैकपैक में भर लिया। इस समय मेरे बैकपैक में सिर्फ
5 वाटर मीट और एक थंडर फ्रूट ही। एक वाटर मीट खाने के बाद मैंने दोबारा उड़ान नहीं भरी, क्योंकि वाटर मीट स्टेमिना तो रिकवर कर सकती थी, लेकिन अगर लगातार उसी पर निर्भर रहा जाए तो स्टेमिना कंजम्पशन और तेज हो जाती थी। साथ ही मेंटल फटीग को यह बिल्कुल रिकवर नहीं कर सकती थी। मैंने मैप खोला और अपनी स्थिति देखी। मुझे किसी हाईवे तक पहुंचना था और वहां से एक व्हीकल हासिल करनी थी। दिशा तय करने के बाद मैं फिर से एज्योर ड्रैगन में बदल गया। इस बार मैं सिर्फ 10 मिनट तक उड़ा और जल्द ही नीचे एक हाईवे दिखाई देने लगी, जहां अनगिनत व्हीकल्स तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। मेरा लक्ष्य था कोई मजबूत ऑफ रोड एसयूवी ढूंढना। नीचे सड़क पर मौजूद कई लोगों ने आसमान में उड़ते एज्योर ड्रैगन को देख लिया था। तुरंत लोगों ने अपने फोन्स निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया और उसे डिवाइन स्पेस के कम्युनिकेशन चैनल पर अपलोड कर दिया। दोस्तों, मैंने ड्रैगन देखा है, बहुत बड़ा एज्योर ड्रैगन, कम से कम 10 मीटर लंबा होगा, किसी ने लिखा। दूसरे ने जवाब दिया, ये जरूर काइडो का एज्योर ड्रैगन फ्रूट होगा। पता नहीं किस लकी आदमी को इतनी ताकतवर मिथिकल बीस्ट फ्रूट मिल गई। तभी किसी और ने लिखा, मुझे भी कभी थंडर फ्रूट मिली थी, लेकिन मैंने उसे नकली समझकर बेच दिया। ये मैसेज लिखने वाला वही पीले बालों वाला हुआंग तियंची था। उसे अब पछतावे से खुद को मार लेने का मन कर रहा था। आखिर उसने असली थंडर फ्रूट सिर्फ 1000 रुपए में बेच दी थी। जीजू से यूजो जाने वाले हाईवे के ऊपर उड़ते हुए मैं आखिरकार एक बेहद मजबूत दिखने वाली ऑफ रोड एसयूवी पर नजर टिकाने ही वाला था। मैं नीचे उतरकर राइड लेने की तैयारी कर रहा था कि तभी मेरी नजर सड़क किनारे खड़े एक विशाल पेड़ पर पड़ी। वहां किसी चीज की हल्की लेकिन रहस्यमयी चमक टिमटिमा रही थी। मैंने पहले ही अनुमान लगाया था कि दुनिया में प्रकट होने वाले अधिकांश डेविल फ्रूट्स जोन टाइप के होंगे। हालांकि मिथिकल बीस्ट फ्रूट्स भी उतने दुर्लभ नहीं थे जितना लोग सोचते थे। आखिर दुनिया की हर संस्कृति और हर सभ्यता में अनगिनत मिथिकल क्रीचर्स, डिवाइन बीस्ट्स और डीमोनिक मॉन्स्टर्स मौजूद थे। उन सभी के आधार पर नई मिथिकल बीस्ट फ्रूट्स जन्म लेने वाली थी। लेकिन भले ही मिथिकल फ्रूट्स की संख्या बढ़ जाए, फिर भी वे सबसे शक्तिशाली फ्रूट्स में गिनी जाती थी। मैंने अपने ड्रैगन क्लॉ से उस चमकती हुई फ्रूट को तोड़ा और उसे पीछे लटके बड़े बैकपैक में रख लिया। जब मेरे पॉइंट्स 1000 तक पहुंच जाएंगे, तब डिवाइन स्पेस में एक नया फंक्शन अनलॉक होगा, डेविल फ्रूट आइडेंटिफिकेशन। उसकी मदद से मैं किसी भी फ्रूट की एबिलिटी पहले से जान सकता था और किसी बेकार फ्रूट को खाने से बच सकता था। हालांकि यह सुविधा बहुत महंगी थी। हर आइडेंटिफिकेशन के लिए पूरे 1000 पॉइंट्स खर्च करने पड़ते थे। मैं दोबारा उस ऑफ रोड एसयूवी का पीछा करने ही वाला था कि अचानक आगे चल रहा एक बड़ा ट्रक बुरी तरह पलट गया। उसी पल उसके अंदर से 3 ज़ॉम्बीज बाहर निकले और आसपास की गाड़ियों पर हमला करने लगे। लेकिन उस समय किसी के पास रुकने का साहस नहीं था। एक ड्राइवर ने एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबाया और सीधे ज़ॉम्बीज के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। फिर वह गाड़ी को दाएं बाएं घुमाकर ज़ॉम्बीज को गिराने की कोशिश करने लगा। उसकी इस हरकत ने तुरंत एक और चेन एक्सीडेंट पैदा कर दिया। मैंने उधर सिर्फ एक नजर डाली और फिर पलटे हुए ट्रक के पास उतर गया। ह्यूमन बीस्ट फॉर्म में बदलकर मैंने ट्रक के किनारे को पकड़ लिया और एज्योर ड्रैगन की विशाल शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उसे जबरदस्ती सीधा खड़ा कर दिया। एज्योर ड्रैगन फ्रूट द्वारा दी गई स्ट्रेंथ वास्तव में भयावह थी। इसके बाद मैं ट्रक के अंदर घुसा और खुद उसे चलाने लगा। जब धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि वे सभी मेरी ट्रक के पीछे पीछे चल रही हैं। मैंने रियर व्यू मिरर में यह दृश्य देखा, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब तक वे मेरे काम में रुकावट नहीं डालते, उन्हें मेरे पीछे आने से कोई समस्या नहीं थी। रास्ते भर बार बार एक्सीडेंट्स होते रहे। मैं समय समय पर ट्रक से उतरता, ज़ॉम्बीज को खत्म करता और सड़क साफ करता। तभी एक मोटा और अमीर दिखने वाला मध्यम उम्र का आदमी मुस्कुराते हुए मेरे पास आया और बोला, अगर आप मेरी सुरक्षा करेंगे तो मैं आपको जितना पैसा चाहिए उतना दे सकता हूँ। मैंने उसकी तरफ ठंडी नजर से देखा और कहा, एक कदम और आगे बढ़ाया तो मरोगे। वह आदमी इतना डर गया कि अनजाने में वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उस समय मेरी ड्रैगन फॉर्म और उससे निकल रही किंगली ऑरा उसे ऐसे महसूस हो रही थी जैसे उसके सामने कोई सर्वोच्च शासक खड़ा हो। मेरी हल्की सी कॉन्करर्स हाकी ने आसपास खड़े कई लोगों को डर से जड़ कर दिया। फिर भी मौत का डर इंसान से कुछ भी करवा सकता है। एक बेहद खूबसूरत मैच्योर वुमन हिम्मत करके मेरे पास आई। अपोकलिप्स के बीच भी उसने खुद को बेहद आकर्षक तरीके से सजाया हुआ था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हैंडसम, क्या आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं? आप मेरे साथ जो चाहें कर सकते हैं। मैंने बिना भाव बदले सिर्फ एक शब्द कहा, दफा हो जाओ। मैं अभी अपनी ड्रैगन एबिलिटी हटाकर ट्रक में चढ़ने ही वाला था कि तभी एक लंबा चौड़ा ताकतवर आदमी तेजी से मेरी तरफ आया। उसने देखा कि मैं रुकने वाला नहीं हूँ तो जल्दी जल्दी बोला, सर, मैंने भी बहुत सारी अपोकलिप्स नॉवेल्स पढ़ी हैं। आप इतने शक्तिशाली हैं, लेकिन क्या आपको बेस बिल्ड करने के लिए लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी? मेरा नाम लिन कुई है। मेरे पास कोई खास टैलेंट नहीं है, लेकिन ताकत बहुत है। मैं एक कॉम्बैट कोच हूँ और निश्चित रूप से आपके काम आ सकता हूँ। मैं रुक गया और उसकी तरफ देखने लगा। थोड़ी पर हाथ रखकर कुछ देर सोचता रहा। उसकी बात गलत नहीं थी। सिविलाइजेशन और सोशल ऑर्डर जल्द ही पूरी तरह खत्म होने वाले थे। अगर मुझे अपोकलिप्स में लंबे समय तक जीवित रहना था तो मुझे अपना खुद का सेफ बेस बनाना पड़ेगा। ज़ॉम्बीज की ग्रोथ स्पीड बहुत तेज थी। अकेले मेरे लिए हर समय अपने परिवार की रक्षा करना मुश्किल था। जब लिन कुई ने देखा कि मैं सोच रहा हूँ तो उसके चेहरे पर खुशी छा गई। उसने बिना देर किए अपना सामान, अपनी कार और बाकी सब कुछ वहीं छोड़ दिया। उसे डर था कि अगर उसने एक पल भी देरी की तो मैं उसे छोड़कर चला जाऊंगा। वह इतना सावधान था कि फ्रंट सीट पर बैठने की हिम्मत भी नहीं कर सका। अपनी फिजिकल फिटनेस का इस्तेमाल करते हुए सीधे ट्रक के पीछे वाले कार्गो एरिया में चढ़ गया। लिन कुई की सफलता देखकर बाकी लोगों को भी उम्मीद नजर आने लगी। उन्हें लगा कि मैं पूरी तरह निर्दयी नहीं हूँ। तभी वह अमीर मध्यम उम्र का आदमी फिर कुछ कहने ही वाला था कि मैंने उसे बीच
में रोक दिया। अगर मैं लोगों को भर्ती भी करूंगा तो किसी को सिर्फ उसके शब्दों पर नहीं चुनूंगा। शुरुआती चरण में एक आदमी ही काफी है और उसकी लॉयल्टी भी अभी साबित नहीं हुई है, उसे समय के साथ परखा जाएगा। तभी वह खूबसूरत महिला फिर आगे आई और दृढ़ आवाज में बोली, कृपया मुझे एक मौका दीजिए। मेरी क्षमता और मेरी जान दोनों आपके लक्ष्य पूरे करने के लिए समर्पित रहेंगी। उसकी आंखों में झलकता दृढ़ निश्चय देकर मुझे एहसास हुआ कि यह महिला साधारण नहीं है, शायद इसमें वाकई कुछ खास था। मैंने कुछ सेकंड तक उसे ध्यान से देखा और फिर कहा, गाड़ी में चढ़ जाओ। महिला खुशी से झूम उठी, लेकिन मेरी अनुमति के बिना वह भी फ्रंट सीट पर नहीं बैठी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर ट्रक के पीछे वाले कार्गो एरिया में चढ़ना शुरू कर दिया। मैं यह सब देखकर मन ही मन सिर हिलाने लगा। शायद यह महिला सिर्फ एक सुंदर चेहरा नहीं थी, पीछे खड़े कई लोग भी इन दोनों की तरह मेरे साथ जाना चाहते थे। लेकिन जैसे ही मैंने हल्की सी कॉन्करर्स हाकी छोड़ी, सभी डर के मारे जमीन पर गिर पड़े। उनमें से किसी ने कांपती आवाज में कहा, हे भगवान, इस बॉस ने तो कॉन्करर्स हाकी भी जगा ली है। कुछ अनुभवी वन पीस फैंस तुरंत इस किंगली ऑरा को पहचान गए। मैं वापस ड्राइवर सीट पर बैठा और ट्रक को आगे बढ़ा दिया। करीब 2.5 घंटे की यात्रा के बाद आखिरकार मुझे सड़क किनारे एक सर्विस एरिया दिखाई दिया, लेकिन वह जगह पूरी तरह ज़ॉम्बीज़ के कब्जे में थी। रास्ते से गुजरने वाले लोग वहां फ्यूल और फूड लेने जाना चाहते थे, लेकिन वहां मौजूद ज़ॉम्बीज़ की भारी संख्या देखकर हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। मगर मुझे इसकी चिंता नहीं थी। जैसे ही ट्रक वहां रुका, ज़ॉम्बीज़ का एक बड़ा झुंड हमारी तरफ दौड़ पड़ा। वे ड्राइवर कैबिन में तो नहीं घुस सकते थे, इसलिए ट्रक के पीछे चढ़कर लिन कुई और उस महिला पर हमला करने की कोशिश करने लगे। दोनों डरकर कार्गो एरिया के अंदर दुबक गए और सिर तक बाहर निकालने की हिम्मत नहीं कर पाए। मैं ट्रक से उतरा, ह्यूमन बीस्ट फॉर्म में बदला और बेसबॉल बैट घुमाते हुए कुछ ही सेकंड में ट्रक पर चढ़ रहे कई ज़ॉम्बीज़ के सिर कुचल दिए। तभी मुझे एहसास हुआ कि पीछे पीछे आ रहा पूरा व्हीकल कॉन्वॉय भी इस सर्विस एरिया तक पहुंच चुका था। वे लोग चाहते थे कि मैं ज़ॉम्बीज़ को खत्म कर दूं ताकि वे आराम से फ्यूल और सप्लाईज ले सकें। लेकिन जैसे ही उनकी गाड़ियां वहां पहुंची, अगले ही पल ज़ॉम्बीज़ का विशाल झुंड उन गाड़ियों की ओर टूट पड़ा और मजबूर होकर वह पूरा व्हीकल कॉन्वॉय सर्विस एरिया छोड़कर आगे निकल गया। उधर मैं एक एक वार में ज़ॉम्बीज़ को खत्म करता गया और कुछ ही देर में पूरे सर्विस एरिया को साफ कर दिया। सिर्फ एक ज़ॉम्बी मैंने लिनकुई के लिए छोड़ी ताकि वह प्रैक्टिस कर सके। आखिर वह एक कॉम्बैट कोच था, इसलिए उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड और कॉम्बैट रिफ्लेक्सेस वाकई अच्छे थे। जब तक मैं फ्यूल भरकर लौटा, तब तक उसने भी उस ज़ॉम्बी को सफलतापूर्वक मार गिराया था। सप्लाईज इकट्ठा करने के बाद मैंने आखिरकार उस छिपाव पहने खूबसूरत महिला का नाम पूछा। हालांकि वह दिखने में पतली दुबली थी और पहली नजर में ज्यादा उपयोगी नहीं लगी थी, लेकिन जब से वह मेरी ट्रक पर चढ़ी थी, उसने खुद को काफी अच्छा साबित किया था। ज़ॉम्बीज़ के ट्रक पर चढ़ने के दौरान भी उसने चीख पुकार नहीं मचाई थी। इससे मेरे मन में उसके लिए सम्मान थोड़ा और बढ़ गया। जैसे ही मैंने उसका नाम पूछा, उसने तुरंत जवाब दिया, मेरा नाम लियू मेंग कियन है। मैंने कहा, अब से फ्रंट सीट पर बैठो, ट्रक के कार्गो एरिया में चढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही उसने सिर झुकाकर कहा, जी मास्टर। उसके मुंह से निकला यह संबोधन मुझे फिर से चौंका गया। उसने मेरा नाम तक नहीं पूछा और सीधे मुझे मास्टर कहकर संबोधित करने लगी। जो व्यक्ति अपना ईगो और प्राइड छोड़ सकता है, वही एपोकलिप्स जैसी दुनिया में ज्यादा समय तक जीवित रह सकता है। थोड़ी देर बाद हम फिर से यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में मुझे एक बार फिर मेरी बहन आओ चिंग का फोन आया। भैया आप कहाँ हो? पापा हॉस्पिटल के ऑफिस में फंसे हुए हैं। मैंने सुना है हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा ज़ॉम्बीज़ हैं। पापा के पास खाना पानी भी नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है कि उन्हें कुछ हो न जाए। उसकी आवाज रोने जैसी हो गई थी। फोन के दूसरी तरफ मेरी माँ की आवाज भी सुनाई दी। हाउ हाउ, तुम्हारे स्कूल का क्या हाल है? तुम अपना ध्यान रखना, हम तुम्हें बचाने का कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। मैंने कहा, माँ चिंता मत करो, मुझे काइडो का एजर ड्रैगन फ्रूट मिल गया है। डेविल फ्रूट का नाम सुनते ही आओ चिंग का डर काफी कम हो गया। हम भाई बहन पूरे 1 घंटे तक फोन पर बातें करते रहे। कॉल खत्म होने के बाद मैंने तुरंत अपने पिता को फोन किया। मैंने उन्हें बताया कि मैं अब एबिलिटी यूजर बन चुका हूँ और जल्द ही हॉस्पिटल पहुंचकर उन्हें बचा लूंगा। मैंने उन्हें सख्त हिदायत दी कि ऑफिस के अंदर छिपे रहें और बाहर निकलने की कोशिश न करें। दूसरी तरफ ऑफिस में फंसे एओ हाई भूख, प्यास और लगातार दरवाजा पीटे ज़ॉम्बीज़ की वजह से बेहद परेशान थे। वह आधी नींद और आधी बेहोशी की हालत में थे कि तभी मेरा फोन आया। मेरा नाम देखते ही उनमें जान आ गई। जब मैंने उन्हें वीडियो कॉल की और उन्होंने मुझे ड्रैगन ह्यूमन फॉर्म में ज़ॉम्बीज़ का सफाया करते देखा, तब जाकर उनके दिल को सुकून मिला। उन्होंने मुझे अपने ऑफिस का रास्ता बताया। मैं तेजी से हॉस्पिटल के एक कोने में बने ऑफिस तक पहुंच गया। वहां 12 ज़ॉम्बीज़ लगातार दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। दरवाजे में कई बड़े छेद भी हो चुके थे। अगर अंदर से टेबल्स और चेयर्स लगाकर उसे ब्लॉक न किया गया होता तो ज़ॉम्बीज़ कब के अंदर घुसकर पापा को टुकड़े टुकड़े कर चुके होते। मैंने बेसबॉल बैट घुमाई और कुछ ही सेकंड में उन सभी ज़ॉम्बीज़ के सिर तोड़ डाले। फिर एक जोरदार किक मारकर ऑफिस का दरवाजा खोल दिया। अंदर मौजूद पापा की हालत जरूर खराब थी, लेकिन वे पूरी तरह सुरक्षित थे। मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशखबरी थी। एओ हाई वाटर मीट खाते हुए बोले, तो ये वही डेविल फ्रूट एबिलिटी है जिसके बारे में तुम और आओ चिंग बात कर रहे थे। ऑफिस में फंसे रहने के दौरान उन्होंने डिवाइन स्पेस के कम्युनिकेशन चैनल्स में बहुत सारे वीडियोस और डिस्कशंस देख लिए थे, इसलिए उन्हें वन पीस और डेविल फ्रूट्स के बारे में कुछ जानकारी हो गई थी। मैं हंस पड़ा और एक और अंदर घुसे ज़ॉम्बी का सिर बैट से कुचलते हुए बोला, कैसा लगा आपका बेटा? कूल है ना? आओ हाई मुस्कुराकर बोले, बहुत कूल है बदमाश। अपोकलिप्स शुरू होने के बाद उन्होंने अपनी आंखों से अनगिनत लोगों को ज़ॉम्बीज़ के हाथों मरते देखा था। ऐसे में उनका पूरा परिवार अभी तक सुरक्षित था। यही उनके लिए सबसे बड़ी खुशी थी। हॉस्पिटल से बाहर निकलते समय मैंने देखा कि कई
कई बिल्डिंग्स के दरवाजों और खिड़कियों के पीछे लोग छिपे हुए बाहर झांक रहे थे। जब उन्होंने एओ हाई को एक ड्रैगन मैन के साथ जाते देखा और यह भी देखा कि वह ड्रैगन मैन कितनी आसानी से ज़ॉम्बीज़ को मार रहा है, तो कई लोग मदद के लिए चिल्लाने लगे, ओल्ड हाई, हमें भी बचा लो। आओ हाई के चेहरे पर दया की झलक दिखाई दी। उन्होंने कहा, हाओ, इन्हें भी बचा लो, ये सब मेरे कॉलीग्स हैं, बहुत बेचारे हैं। मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया, बचाकर क्या करूंगा? क्या मैं इन्हें एक एक करके इनके घर भी छोड़ूंगा? और अगर घर पहुंच भी गए तो क्या वे निश्चित रूप से जिंदा रह पाएंगे? मैंने उनकी पुकारों को अनसुना किया और पापा को लेकर आगे बढ़ गया। रास्ते में हम उस कमरे के पास पहुंचे जहां लिन कुई और लियू मेंकियन छिपे हुए थे। मैंने दरवाजे पर हमला कर रहे ज़ॉम्बीज़ को खत्म किया और फिर एक बार में दरवाजा तोड़ दिया। मुझे देखकर दोनों तुरंत बाहर आ गए और एक साथ बोले, मास्टर। ये सुनकर आओ हाई की आंखें फैल गईं। एक तरफ मांसपेशियों से भरा विशाल आदमी और दूसरी तरफ एक बेहद खूबसूरत महिला, दोनों मेरे सामने इतनी इज्जत से झुके हुए थे। खासकर लियू मेंकियन द्वारा मुझे मास्टर कहना उन्हें और भी अजीब लग रहा था। उनके चेहरे पर साफ लिखा था, हे भगवान, मेरा बेटा आखिर बाहर क्या क्या कर रहा है। यहाँ तक कि मेरी 2 जन्मों की मोटी चमड़ी भी थोड़ा गर्म हो गई। मैंने सामान्य बने रहने की कोशिश करते हुए कहा, ये दोनों रास्ते में मिले छोटे भाई बहन जैसे हैं। लेकिन आओ हाई की आंखें साफ कह रही थीं कि उन्हें मेरी बात पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ। मैं और कुछ समझाने की बजाय चुप हो गया। हम सभी ट्रक तक पहुंचे। मैंने पापा को फ्रंट सीट पर बैठाया और लियू मेंकियन को फिर से कार्गो एरिया में भेज दिया। जब हम घर पहुंचे तो मेरी बहन आओ चिंग ने लियू मेंकियन को देखते ही आश्चर्य से मुंह खोल दिया। वाह, कितनी सुंदर महिला है। और अभी इसने भैया को क्या कहा, मास्टर? फिर उसने लिन कुई की तरफ देखा। और ये मसल मॉन्स्टर कौन है? अगर कोई कह दे कि यह स्पेशल फोर्सेस का सैनिक है तो भी मैं मान लूंगी। और ये भी भैया को बॉस कह रहा है। इस समय लियू मेंकियन एक परफेक्ट मेड की तरह दोनों हाथ पेट के सामने जोड़कर शांति से मेरे पीछे खड़ी थी। वहीं लिन कुई काफी असहज महसूस कर रहा था। वह मिलनसार व्यक्ति था, लेकिन यह उसके बॉस का परिवार था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे व्यवहार करे। आखिर मेरी माँ लियू यून ने स्थिति संभाली और मुस्कुराते हुए कहा, सबको भूख लगी होगी ना? जैसे ही उन्हें पता चला था कि मैं और पापा लौट रहे हैं, उन्होंने सोना छोड़ दिया और पूरी रात खाना बनाने में लगा दी थी ताकि हम दोनों गरम खाना खा सकें। लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि मैं 2 और लोगों को साथ ले आऊंगा, इसलिए खाना थोड़ा कम पड़ रहा था। अच्छी बात यह थी कि मैंने पहले से बहुत सारे कैंड फूड्स जमा कर रखे थे। कुछ कैंस खोलकर माँ ने पूरा बड़ा डिनर तैयार कर दिया। जब मैंने देखा कि लिन कुई और लियू मेंकियन अभी भी किनारे खड़े हैं तो मैंने उन्हें भी खाने के लिए बुलाया। लिन कुई आगे बढ़ने ही वाला था कि लियू मेंकियन बोली, मुझे थोड़ा कैंड फूड दे दीजिए, मैं मास्टर के साथ एक ही टेबल पर नहीं बैठ सकती। ये सुनते ही कमरे में मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। आओ चिंग की नजरें मेरे और लियू मेंकियन के चेहरे पर बार बार घूमने लगी। फिर शरारती मुस्कान के साथ बोली, अब मैं समझ गई, इसे फ्लर्टिंग कहते हैं। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने उसके सिर पर हल्का सा नॉक मार दिया। वह दर्द से आंखों में आंसू भरकर मेरा हाथ पकड़कर काटने लगी। डिनर खत्म होने के बाद मैंने बैकपैक से 2 डेविल फ्रूट्स निकाली। मेरे पास अभी 2 डेविल फ्रूट्स हैं, एक थंडर फ्रूट है और दूसरी की एबिलिटी अभी पता नहीं है। तुम लोग इनमें से खा लो। यह सुनकर लिन कुई और लियू मेंकियन दोनों चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मेरे पास इतनी दुर्लभ चीजें भी मौजूद हैं। उनकी आंखों में चाहत साफ दिखाई दे रही थी। आओ चिंग उत्साह से दोनों फ्रूट्स को उठाकर देखने लगी। फिर उसने उन्हें माता पिता को दिखाया, लेकिन आओ हाई ने फ्रूट देकर वापस मुझे लौटा दी। आओ चिंग को दे दो, हमारी उम्र हो चुकी है, हम खाएंगे तो बर्बाद हो जाएंगी। माँ भी सहमत हो गई। हाँ, तुम्हारे जैसा बेटा हमारी रक्षा कर रहा है, हमारे लिए वही काफी है। इतनी कीमती चीज तुम्हारे पास रहेगी तो ज्यादा काम आएगी। मैंने समझाने की कोशिश की, मेरे पास पहले से एज्योर ड्रैगन फ्रूट है, मेरी ग्रोथ बहुत तेज होगी। लेकिन अगर आप लोग भी डेविल फ्रूट्स खा लेंगे तो ज़ॉम्बीज मारकर जल्दी पॉइंट्स कमा सकेंगे और हाकी ट्रेनिंग भी अनलॉक कर पाएंगे। अपोक्लिप्स में असली कैपिटल यही है। लेकिन काफी देर समझाने के बाद भी माता पिता नहीं माने। आखिर मैंने हार कर आओ चिंग की तरफ देखा। ठीक है, तुम चुन लो। आओ चिंग तो कब से इसी पल का इंतजार कर रही थी। उसने दोनों फ्रूट्स हाथ में लेकर बार बार देखा, लेकिन काफी सोचने के बाद उसने थंडर फ्रूट मुझे वापस दे दी। मैं हैरान रह गया, क्या तुम थंडर फ्रूट नहीं लोगी? लोजिया एलिमेंटलाइजेशन शुरुआती चरण में लगभग इनविंसिबल होती है और दूसरी फ्रूट की एबिलिटी क्या है यह भी नहीं पता। आओ चिंग मुस्कुराकर बोली, डिवाइन स्पेस में डीमन रिमूवल पोशन मिलती है, उससे डेविल फ्रूट की साइड इफेक्ट्स हट सकती हैं और इंसान दूसरी फ्रूट भी खा सकता है। भैया आप इतने मजबूत हो कि वह पोशन जरूर हासिल कर लोगे। थंडर फ्रूट आपके लिए ज्यादा उपयुक्त है, मैं दूसरी फ्रूट खा लूंगी। मैंने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, लेकिन पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। अगर एबिलिटी अच्छी हुई तो तुम खा लेना। डेविल फ्रूट आइडेंटिफिकेशन 1000 पॉइंट्स के बाद अनलॉक होती थी। आओ चिंग को यह बात पता नहीं थी क्योंकि उसके पास अभी कोई पॉइंट्स नहीं थी। लेकिन मैं स्कूल से लेकर हॉस्पिटल तक ज़ॉम्बीज का इतना सफाया कर चुका था कि मेरे पॉइंट्स 1000 से भी ज्यादा हो चुके थे। तभी आओ चिंग ने जल्दी से सिर हिलाया, नहीं, 1000 पॉइंट्स बहुत ज्यादा हैं। इतना कहकर उसने मेरे जवाब का इंतजार तक नहीं किया। उसने तुरंत उस सुनहरी मकई जैसी दिखने वाली डेविल फ्रूट उठाई और एक बड़ा टुकड़ा काटकर निगल लिया। ये देखकर मैं घबरा गया। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह सीधे फ्रूट खा लेगी। अगर यह कोई कमजोर एबिलिटी निकली तो बाद में पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आओ चिंग फ्रूट का गूदा निगल चुकी थी। मैं केवल मन ही मन प्रार्थना कर सकता था कि उसे कोई शक्तिशाली एबिलिटी मिले। मैं मन ही मन यही प्रार्थना कर रहा था कि यह डेविल फ्रूट कोई शक्तिशाली एबिलिटी दे। कमरे में मौजूद सभी लोग आओ चिंग को घूर रहे थे और उसके शरीर में होने वाले बदलावों पर नजर रखे हुए
हुए थे। आओ चिंग खुद भी बेहद घबराई हुई थी। वह अपने शरीर के अंदर दौड़ रही उस रहस्यमयी ऊर्जा को महसूस कर रही थी। जल्द ही वह ऊर्जा उसके पूरे शरीर में फैल गई और उसका शरीर बदलने लगा। अगले ही पल उसका शरीर तेजी से सिकुड़ गया और वह एक हथेली जितनी छोटी, सफेद फर और सुनहरे निशानों वाली चूहे जैसी प्राणी में बदल गई। यह ज़ोअन टाइप है। कमरे में मौजूद सभी लोगों को तुरंत समझ आ गया कि यह एनिमल टाइप फ्रूट है, लेकिन वह छोटा चूहा बिल्कुल साधारण नहीं लग रहा था। उसके शरीर से एक खास तरह की मिस्टिकल ऑरा निकल रही थी, जिससे साफ था कि यह कोई ऑर्डिनरी स्पीसीज नहीं है। मैंने उत्सुकता से पूछा, जल्दी बताओ, ये कौन सी कैटेगरी है? ऑर्डिनरी ज़ोआन, एंशिएंट ज़ोआन या मिथिकल बीस्ट? आओ चिंग ने उत्साह से जवाब दिया, यह मिथिकल बीस्ट है। जैसे ही मैंने मिथिकल बीस्ट सुना, मेरे चेहरे पर खुशी फैल गई। लगता था इस बार आओ चिंग का दांव सफल हो गया था। मिथिकल बीस्ट फ्रूट्स के पास हमेशा कुछ स्पेशल एबिलिटीज होती थी। मैंने तुरंत पूछा, तो इसकी एबिलिटी क्या है? आओ चिंग मुस्कुराई और बोली, देखो। इतना कहकर उसने अचानक नीचे की ओर छलांग लगाई। अगले ही पल उसका पूरा शरीर फर्श के अंदर समा गया। हैरानी की बात यह थी कि जमीन पर कोई गड्ढा नहीं बना, न ही कोई दरार पड़ी। ऐसा लगा जैसे वह सीधे जमीन के अंदर घुस गई हो। कुछ सेकंड बाद वही छोटा चूहा मेरे पीछे से निकल आया और फिर ह्यूमन बीस्ट फॉर्म में बदल गया। उसने गर्व से सीना तान कर कहा, महिलाओं और सज्जनों, मैं आधिकारिक रूप से अपनी डेविल फ्रूट एबिलिटी की घोषणा करती हूँ। मेरी फ्रूट है एनिमल टाइप रैट फ्रूट, मिथिकल बीस्ट, ट्रेजर रैट फॉर्म। फिर उसने उंगली उठाकर कहा, मेरे पास कुल 3 एबिलिटीज हैं। पहली एबिलिटी, मैं किसी भी मिट्टी, पत्थर या अर्थ टाइप ऑब्स्टिकल को पार कर सकती हूँ, चाहे जमीन के अंदर जाना हो या दीवार के आर पार निकलना हो। मेरे लिए यह सिर्फ पानी की एक परत पार करने जैसा है। ये सुनकर हम सब हैरान रह गए, लेकिन आओ चिंग यही नहीं रुकी। उसने आगे कहा, दूसरी एबिलिटी, मेरे पास एक इंडिपेंडेंट ट्रेजर स्पेस है, जिसमें मैं किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकती हूँ। इतना कहकर वह कमरे के कोने में रखे मॉप को उठाकर अपने सीने की तरफ ले गई। अगले ही पल उसने उस लंबे मॉप को सीधे अपने शरीर के अंदर धकेल दिया। कमरे में मौजूद सभी लोगों की आंखें फैल गईं। वह लंबा मॉप पूरी तरह उसके शरीर में गायब हो गया। यहाँ तक कि मां लियू यून भी हैरान होकर उसकी तरफ दौड़ी। उन्होंने आओ चिंग के कपड़ों के अंदर हाथ डालकर देखा कि कहीं उसने मॉप छिपाया तो नहीं है, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर आओ चिंग ने अपना हाथ सीने के पास डाला और उसी मॉप को वापस बाहर निकाल लिया। मेरी सबसे ज्यादा दिलचस्पी दूसरी एबिलिटी में थी। मैंने तुरंत पूछा, इस स्टोरेज स्पेस का साइज कितना है? ये मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण सवाल था। मेरी जानकारी के अनुसार अपोकलिप्स के शुरुआती चरण में किसी भी तरह का स्टोरेज इक्विपमेंट मौजूद नहीं था। बाद में होगा या नहीं, यह भी मुझे नहीं पता था, लेकिन अगर आओ चिंग का स्टोरेज स्पेस बड़ा निकला तो वह हमारे लिए अनमोल साबित हो सकता था। आओ चिंग ने जवाब दिया, अभी इसका साइज सिर्फ 10 क्यूबिक मीटर्स है, लेकिन जैसे जैसे मैं फ्रूट को डेवलप करूंगी, ये स्पेस लगातार बड़ा होता जाएगा। ये सुनकर मैं पहले ही काफी प्रभावित था, लेकिन तभी आओ चिंग ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, अभी खत्म नहीं हुआ है, मेरी तीसरी एबिलिटी भी है। मैं एक पल के लिए पूरी तरह चौंक गया। सिर्फ अर्थ ट्रैवल और पर्सनल स्टोरेज स्पेस ही पहले से गॉड टियर एबिलिटीज जैसी थी, और अब वह कह रही थी कि उसके पास तीसरी एबिलिटी भी है। मैंने तुरंत पूछा, क्या? आओ चिंग गर्व से बोली, ट्रेजर डिटेक्शन। ये सुनते ही मेरे मुंह से लगभग गाली निकल गई। अर्थ ट्रैवल, स्टोरेज स्पेस और ट्रेजर डिटेक्शन, ये कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल चीट एबिलिटी जैसा था। एक पल के लिए मुझे लगा कि मेरी एज्योर ड्रैगन फ्रूट भी इतनी शानदार नहीं है, लेकिन फिर मैंने खुद को याद दिलाया कि एज्योर ड्रैगन फ्रूट की भी अपनी खूबियां थीं। सबसे पहले वह विंड, फायर और लाइटनिंग तीनों नेचुरल एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकती थी। दूसरा, वह क्लाउड राइडिंग की मदद से उड़ने की एबिलिटी देती थी। और तीसरा, वह अन्य अधिकांश ज़ोआन फ्रूट्स की तुलना में कहीं ज्यादा स्ट्रेंथ, डिफेंस, स्पीड और रिकवरी प्रदान करती थी। तुलना करने पर साफ था कि एज्योर ड्रैगन कॉम्बैट के लिए बनी थी, जबकि ट्रेजर रैट कॉम्बैट के बाहर सपोर्ट और एक्सप्लोरेशन के लिए बनी थी। लेकिन तभी आओ चिंग का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। उसने कहा, इस फ्रूट की एक कमजोरी भी है। दूसरे ज़ोआन यूजर्स की तरह बीस्ट फॉर्म में जाने पर मुझे कोई स्ट्रेंथ या डिफेंस बूस्ट नहीं मिलता, बल्कि बीस्ट फॉर्म में मेरी कॉम्बैट पावर लगभग 0 हो जाती है। फिर उसने ह्यूमन बीस्ट फॉर्म दिखाते हुए कहा, और ह्यूमन बीस्ट फॉर्म में भी मुझे लगभग कोई फिजिकल एनहांसमेंट नहीं मिलती। मेरी स्ट्रेंथ और डिफेंस एक सामान्य इंसान जैसी ही रहती है। इतना कहने के बाद वह फिर मुस्कुराई, लेकिन मेरी स्पीड बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कि मेरी स्पीड बोनस बाकी मिथिकल ज़ोआन यूजर्स से कम 2 गुनी है। उसके चेहरे पर गर्व साफ दिखाई दे रहा था। सच कहूं तो यह कॉम्बैट ओरिएंटेड डेविल फ्रूट नहीं थी, लेकिन इसकी यूटिलिटी शायद एज्योर ड्रैगन फ्रूट से भी ज्यादा मूल्यवान थी। आखिर ट्रेजर डिटेक्शन का मतलब क्या था? अपोकलिप्स के इस दौर में दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेजर क्या था? जवाब लगभग तय था, डेविल फ्रूट्स। हालांकि सिर्फ डेविल फ्रूट्स ही नहीं, भविष्य में अलग अलग सीक्रेट रेल्म्स और मिस्टिकल डंजन्स भी खुलने वाले थे। और आओ चिंग की यह एबिलिटी हमें उन सभी जगहों पर छिपे हुए ट्रेजर्स, रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज ढूंढने में बेहद बड़ी बढ़त देने वाली थी। यह सोचकर मेरे मन में एक ही विचार आया, शायद हमारी पूरी फैमिली की किस्मत अभी अभी बदल गई थी। भविष्य में खुलने वाले सीक्रेट रेल्म्स और मिस्टिकल डंजन्स में भी हमें इस एबिलिटी की वजह से बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला था। मैंने कुछ देर सोचने के बाद थंडर फ्रूट आओ चिंग को देते हुए कहा, इसे अपने ट्रेजर स्पेस में रखो। फिलहाल पूरी दुनिया में इससे ज्यादा सुरक्षित जगह कोई नहीं है। थंडर फ्रूट की असली कीमत समझने के बाद मैंने उसे एओ चिंग के स्टोरेज स्पेस में रखवा दिया। इसके बाद मैंने अपने पॉइंट्स में से सभी को 30 पॉइंट्स दिए, ताकि वे 3 कलर हॉकी की ट्रेनिंग मेथड एक्सचेंज कर सकें। आखिर बिना डेविल फ्रूट के भी अगर कोई हॉकी को उसकी सीमा तक विकसित कर ले तो वह एक शक्तिशाली योद्धा बन सकता था। वहीं दूसरी तरफ डेविल फ्रूट होने के बावजूद अगर किसी की हॉकी कमजोर हो तो वह अपोकलिप्स में धीरे धीरे पीछे छूट जाता। इसके बाद मैंने डिवाइन स्पेस से सभी के लिए एक साधारण मिलिट्री नाइफ एक्सचेंज की। सारी तैयारी पूरी होने के बाद मैं सभी को लेकर घर से बाहर निकल गया। बिल्डिंग के नीचे अनगिनत ज़ॉम्बीज इधर उधर भटक रहे थे। मैं ड्रैगन ह्यूमन फॉर्म में बदला और एक ज़ॉम्बी को बैट से मारकर जमीन पर गिरा दिया ताकि वह हिल न सके। फिर मैंने अपने पिता से कहा, पापा इस नाइफ से इसे खत्म कीजिए। आओ हाय कुछ क्षण झिनके। आखिर वह ज़ॉम्बी बनने से पहले एक इंसान ही था। उनके लिए किसी इंसान जैसे दिखने वाले प्राणी को मारना आसान नहीं था। तभी आओ चिंग आगे बढ़ी और
बोली, भैया पापा को मैं डेमोन्स्ट्रेशन देती हूँ। उसने तुरंत अपनी लॉन्ग नाइफ निकाली और एक ही वार में ज़ॉम्बी का सिर अलग कर दिया। हवा में सड़ी हुई बदबू फैल गई। आओ हाय ने नाक सिकोड़ ली, लेकिन एक डॉक्टर होने की वजह से वह ज्यादा नहीं घबराए। मैंने फिर एक और ज़ॉम्बी को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। इस बार लियू मेंकियान खुद आगे आई और उसने ज़ॉम्बी को खत्म कर दिया। दोनों लड़कियों को देखकर आखिर आओ हाय ने भी हिम्मत जुटाई और अपनी पहली ज़ॉम्बी को खुद मार गिराया। उसके बाद मान लियू युन ने भी एक ज़ॉम्बी को खत्म किया। जहां तक लिन कुई की बात थी, वह पहले से ही अकेले एक ज़ॉम्बी से लड़ सकता था। कॉम्बैट कोच होने की वजह से उसकी कॉम्बैट एबिलिटी मेरे परिवार के बाकी लोगों से कहीं बेहतर थी। अब उन सभी के पास हाकी ट्रेनिंग मेथड थी। आर्मामेंट हाकी की असली ट्रेनिंग एक्सट्रीम फिजिकल कंडीशनिंग और लगातार कॉम्बैट के जरिए होती थी। मैंने सबकी तरफ देखते हुए कहा, पापा आप लोग फिलहाल घर के आसपास ट्रेनिंग कीजिए, मैं दूर जाकर ज़ॉम्बीज साफ करूंगा। अपोकलिप्स में ताकतवर बनने का सबसे बड़ा तरीका था लगातार लड़ाई के जरिए शरीर को मजबूत करना। ज़ॉम्बीज से लड़ने पर सिर्फ फिजिकल ग्रोथ ही नहीं होती थी, बल्कि पॉइंट्स भी मिलते थे और पॉइंट्स अब इस दुनिया की नई करेंसी थी। उनसे डिवाइन स्पेस में सामान खरीदा जा सकता था और दूसरे सर्वाइवर्स के साथ ट्रेडिंग भी की जा सकती थी। पुरानी मनी सिस्टम अब पूरी तरह बेकार हो चुकी थी। जैसे ही मैंने जाने की तैयारी की, आओ चिंग दौड़ कर आई और मेरे हाथ से लिपट गई। भैया मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैंने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं आसपास के ज़ॉम्बीज साफ कर दूंगा। तुम लोग थक जाओ तो घर वापस आ सकते हो, लेकिन मेरे साथ दूर जाना बहुत खतरनाक है और वैसे भी तुम्हारी डेविल फ्रूट कॉम्बैट में ज्यादा मजबूत नहीं है। आओ चिंग ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन मुझे साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ट्रेजर महसूस हो रहा है। मैं आपको ट्रेजर हंट में मदद कर सकती हूँ। उसकी बात सुनते ही मैं ठिठक गया। ट्रेजर? इस समय दुनिया में सबसे मूल्यवान ट्रेजर क्या हो सकता था? लगभग निश्चित रूप से डेविल फ्रूट। मैं कुछ सेकंड सोचता रहा और फिर बोला, ठीक है, लेकिन मेरे पास से एक कदम भी दूर मत जाना। इसके बाद मैंने लिन कुई को कुछ निर्देश दिए और आओ चिंग को साथ लेकर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चल पड़ा। हम दोनों ह्यूमन बीस्ट फॉर्म में थे। ट्रेजर रैट फॉर्म की स्पीड देखकर मैं सचमुच हैरान रह गया। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि ज़ॉम्बीज उसके कपड़ों तक को छू नहीं पा रहे थे। ऊपर से उसकी अर्थ ट्रैवल एबिलिटी तो और भी ज्यादा अजीब थी। हालांकि उसकी अटैक पावर ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह हिट एंड रन स्ट्रेटेजी से ज़ॉम्बीज को आराम से खत्म कर सकती थी। जब मैंने एक ज़ॉम्बी का सिर बैट से कुचल दिया, तभी आओ चिंग ने भी अपनी नाइफ से एक ज़ॉम्बी का सिर अलग कर दिया। लेकिन लगातार एबिलिटी इस्तेमाल करने की वजह से वह तेजी से थकने लगी थी। फिर भी वह हाँफते हुए मेरी तरफ गर्व से देखने लगी, जैसे कह रही हो, जल्दी मेरी तारीफ करो। उसकी उम्मीद भरी आंखें देकर मैं मुस्कुरा पड़ा और कहा, मेरी छोटी बहन तो बहुत कमाल की है। मेरी तारीफ सुनते ही उसकी आंखें खुशी से आधी बंद हो गईं। उसके चेहरे पर दो प्यारे डिंपल्स उभर आए। लेकिन कॉम्बैट के बीच इतना रिलैक्स होना खतरनाक था। अचानक पीछे से एक ज़ॉम्बी उस पर झपटा। आओ चिंग तुरंत जमीन के अंदर घुसकर बचना चाहती थी, लेकिन उसकी स्टैमिना बहुत ज्यादा खर्च हो चुकी थी। वह अपनी एबिलिटी एक्टिवेट ही नहीं कर पाई। ज़ॉम्बी तेजी से उसके करीब पहुंच रहा था। ठीक आखिरी क्षण में मैंने बैट घुमाकर ज़ॉम्बी को दूर उड़ा दिया। आओ चिंग जोर जोर से सांस लेने लगी। आखिर उसने मेरी तरह पिछले एक महीने तक पागलों की तरह ट्रेनिंग नहीं की थी, न ही उसके पास हाकी जीनियस जैसी टैलेंट थी। मेरी दी हुई पॉइंट्स की मदद से उसने सिर्फ हाकी ट्रेनिंग मेथड हासिल की थी, लेकिन अभी तक हाकी जागृत नहीं हुई थी। ट्रेजर रैट फॉर्म भी फिजिकल स्ट्रेंथ में कोई खास बूस्ट नहीं देती थी, इसलिए वह अब तक लड़ पा रही थी। यही उसकी मेहनत और सामान्य फिटनेस का नतीजा था। कुछ देर बाद आओ चिंग ने अचानक साउथ वेस्ट की ओर इशारा किया। उधर ट्रेजर उसी दिशा में है, मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ। इतना कहकर उसने अपनी लॉन्ग नाइफ ट्रेजर स्पेस में रखी और बीस्ट फॉर्म में बदलकर मेरे कंधे पर कूद गई। हथेली जितनी छोटी सफेद चूहियां मेरे ड्रैगन स्केल्स वाले गाल से अपना सिर रगड़ने लगी। मैंने तुरंत एज़्योर ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट कर दी। अगले ही पल एक गगन भेदी ड्रैगन रोर पूरे शहर में गूंज उठा। वह गर्जना इतनी शक्तिशाली थी कि आसपास की बिल्डिंग्स में छिपे हुए सभी लोग चौंक गए। लोग खिड़कियों और बैल्कनीज से बाहर झांकने लगे और फिर उन्होंने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। एक विशाल एज़्योर ड्रैगन बादलों और धुंध पर कदम रखते हुए आसमान की ओर उड़ रहा था और कुछ ही क्षणों में बादलों के समुद्र के भीतर गायब हो गया। अगर एज़्योर ड्रैगन बॉस हमारे बीएन सिटी तक आ ही गए हैं, तो क्या वह पूरे शहर के ज़ॉम्बीज साफ कर देंगे? किसी ने आसमान में उड़ते एज़्योर ड्रैगन का वीडियो रिकॉर्ड करके डिवाइन स्पेस के कम्युनिकेशन चैनल पर अपलोड कर दिया। जो लोग ज़ॉम्बीज से लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, वे अपने घरों में छिपे हुए थे और डिवाइन स्पेस के जरिए दुनिया भर के सर्वाइवर्स से बातचीत कर रहे थे। दूसरी तरफ मैं आओ चिंग के बताए हुए डायरेक्शन में उड़ता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा था। ट्रेजर रेड फॉर्म में बदली आओ चिंग बार बार अपनी छोटी नाक फड़काकर ट्रेजर की दिशा महसूस कर रही थी। जैसे जैसे हम ट्रेजर के करीब पहुंचते गए, उसकी फीलिंग और मजबूत होती गई। जल्द ही हम एक घने जंगल के ऊपर पहुंच गए। मैं आसमान से नीचे उतरा और ह्यूमन बीस्ट फॉर्म में बदल गया। फिर हम दोनों तेजी से जंगल के अंदर दौड़ पड़े। यहाँ इंसान बहुत कम थे और ज़ॉम्बीज भी मुश्किल से 2-4 दिखाई दे रहे थे। रास्ते में मिले ज़ॉम्बीज को मैंने आसानी से खत्म कर दिया। तभी अचानक आओ चिंग जोर से चिल्लाई। एक बड़े पाइन ट्री के नीचे एक बदसूरत और चालाक चेहरे वाला आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक लाल रंग का सितारे के आकार का डेविल फ्रूट था। उसके चेहरे पर पागलों जैसी खुशी थी। वह शहर से जान बचाकर भागा था और सोचा था कि सुनसान जंगल में छिप जाएगा, लेकिन यहाँ उसे डेविल फ्रूट मिल गया था। वह वन पीस का फैन नहीं था, इसलिए फ्रूट को पहचान नहीं पाया, लेकिन डिवाइन स्पेस के फोरम से उसे इतना पता था कि कोई भी डेविल फ्रूट बेहद कीमती ट्रेजर होती है। वह फ्रूट को देखते हुए हंस पड़ा। लगता है किस्मत आखिरकार वांग देफा पर मेहरबान हो गई। इतना कहकर उसने अपने पीले दांतों वाला मुंह खोला और फ्रूट को खाने ही वाला था। मेरा और आओ चिंग का चेहरा तुरंत बदल गया। अब उसे रोकने के लिए हमारे पास समय नहीं था। मैंने बिना सोचे एक गर्म फायर ब्रेथ उसकी तरफ फेंक दी। अगले ही पल वह आदमी आग में घिर गया। मैं और आओ चिंग तुरंत दौड़कर वहां पहुंचे। राख के बीच डेविल फ्रूट बिल्कुल सुरक्षित पड़ी थी। मैंने राहत की सांस ली और उसे उठा लिया। अपोकलिप्स का एक जीवन जीने के बाद मेरे अंदर पहले जैसी दया नहीं बची थी, लेकिन आओ चिंग के चेहरे पर असहजता साफ दिखाई दे रही थी। उसकी परवरिश ऐसी नहीं थी कि वह किसी को मरते हुए देखकर सहज रह सके। मैंने शांत स्वर में कहा, इस दुनिया में ताकत ही
नियम है। अगर हमारे पास शक्ति नहीं होती और किसी को हमारे डेविल फ्रूट का पता चल जाता तो हमारा भी यही हाल होता। आओ चिंग ने धीरे से सिर हिलाया। अपोकलिप्स को अभी सिर्फ 2 दिन हुए थे, लेकिन डिवाइन स्पेस के फोरम पर उसने इंसानी लालच और क्रूरता के कई उदाहरण देख लिए थे। वह मेरी बात समझती थी, लेकिन उसके दिल में अभी भी थोड़ा अपराध बोध था। वह चुपचाप मेरा हाथ पकड़कर खड़ी रही। फिर हम दोनों ने उस डेविल फ्रूट को गौर से देखा। वह लाल रंग का हार्ट शेप्ड फ्रूट था, जिस पर काले घुमावदार पैटर्न्स बने हुए थे। वन पीस फैंस होने के कारण हम दोनों ने उसे तुरंत पहचान लिया। ये वन पीस की सबसे कीमती फ्रूट्स में से एक थी। निका फ्रूट की तरह इसकी कीमत भी 50 अरब बेली मानी जाती थी। ये थी ऑप फ्रूट, लॉ की प्रसिद्ध सर्जरी फ्रूट। मेरे पिछले जीवन में इस फ्रूट का यूजर एक बेहद मशहूर और शक्तिशाली व्यक्ति था, लेकिन वह ताकतवर व्यक्ति और ये घटिया आदमी एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। साफ था कि इस आदमी ने फ्रूट खाने के बाद ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहा होगा। उसकी मौत के बाद फ्रूट फिर से दुनिया में कहीं और रिस्पॉन हुई होगी और बाद में किसी असली शक्तिशाली व्यक्ति के हाथ लगी होगी। अपोकलिप्स की डेविल फ्रूट्स भी मैंगा की तरह काम करती थी। किसी एबिलिटी यूजर की मौत के बाद उसकी फ्रूट दुनिया में कहीं भी रैंडम लोकेशन पर फिर से पैदा हो जाती थी। इसी वजह से बाद में कई ताकतवर लोग कमजोर एबिलिटी यूजर्स का शिकार करने लगे थे, ताकि उनकी फ्रूट्स दोबारा स्पॉन होकर उन्हें मिल जाएं। लेकिन सफलता की संभावना बेहद कम थी, क्योंकि कोई भी रीस्पॉन लोकेशन प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था। आओ चिंग ने फ्रूट को देखते हुए कहा, भैया ये फ्रूट पापा को देनी चाहिए, उन्हें इसकी एबिलिटी बहुत पसंद आएगी। सचमुच एक सर्जन के लिए सर्जरी फ्रूट से बेहतर डेविल फ्रूट शायद ही कोई हो सकती थी। ट्रेजर मिल चुका था, इसलिए मैं फिर से एज्योर ड्रैगन बन गया। आओ चिंग मेरी पीठ पर बैठ गई और हम तेजी से घर लौटने लगे। घर पहुंचने तक माता पिता थकर आराम करने वापस आ चुके थे। ल्यू मेंगचियन उनकी सेवा में लगी हुई थी और दोनों की खूब देखभाल कर रही थी। वहीं लिन कुई अभी भी नीचे ज़ॉम्बीज से लड़ रहा था। वह समझता था कि सिर्फ मेरा फॉलोअर बन जाना काफी नहीं है। अगर भविष्य में सम्मान और जगह चाहिए तो उसे अपनी ताकत खुद बढ़ानी होगी। बिल्डिंग के नीचे अब काफी लोग ज़ॉम्बीज मारने की कोशिश कर रहे थे। डिवाइन स्पेस की रिवॉर्ड्स इतनी आकर्षक थीं कि हर कोई पॉइंट्स कमाना चाहता था, लेकिन सबसे सस्ती हाकी ट्रेनिंग मेथड खरीदने के लिए भी दर्जनों पॉइंट्स चाहिए थे, यानी उन्हें कई ज़ॉम्बीज मारनी पड़ती। लोग किचन नाइव्स, शॉवल्स, वुडन स्टिक्स और घर में मिलने वाले हर हथियार से ज़ॉम्बीज से लड़ रहे थे, लेकिन ज़ॉम्बीज की स्ट्रेंथ, स्पीड और डिफेंस उनसे कहीं ज्यादा थी। बार बार लोग घायल हो रहे थे या इन्फेक्शन का शिकार होकर खुद ज़ॉम्बी बन जा रहे थे। लिन कुई ने मुझे लौटते ही सारी सिचुएशन की रिपोर्ट दी। मैंने संतुष्ट होकर कहा, अच्छा काम किया, थक गए हो तो आराम कर लो। मुझे उसका मेहनती रवैया पसंद आया। अपोकलिप्स में जिंदा रहने के लिए यही जिद और मेहनत जरूरी थी। पॉइंट्स की मदद से हाकी ट्रेनिंग मेथड मिलने के बाद भी उसकी हाकी अभी जागृत नहीं हुई थी, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि हर लड़ाई के साथ उसका शरीर थोड़ा और मजबूत हो रहा है। कॉम्बैट कोच होने के कारण उसका शरीर पहले ही लगभग पी कंडीशन पर था। लंबे समय बाद उसे फिर से ताकत बढ़ने का एहसास हो रहा था, इसलिए वह इस अवसर को बहुत महत्व दे रहा था। उसने सिर हिलाकर कहा, नहीं बॉस, मैं लड़ाई जारी रखूंगा। मैंने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, लेकिन अपनी लिमिट मत भूलना। इसके बाद मैं आओ चिंग को लेकर ऊपर चला गया। घर में घुसे ही देखा कि ल्यू मेंगचियन मां ल्यू युन के पैरों की मालिश कर रही थी। दिन भर की लड़ाई के बाद उनके शरीर में दर्द होना स्वाभाविक था। जैसे ही उसने मुझे देखा, वह तुरंत खड़ी हो गई और आदर से बोली, मास्टर। मुझे फिर से लगा कि यह लड़की सचमुच समझदार है। लिन कुई और ल्यू मेंगचियन दोनों में भविष्य की संभावना थी। तभी आओ चिंग दौड़कर पिता के पास पहुंची और गर्व से अपनी छाती से ऑप फ्रूट निकालकर उनके सामने रखी। पापा, ये सर्जरी फ्रूट है, आप डॉक्टर हैं, आपको जरूर पसंद आएगी। फ्रूट देखते ही ल्यू मेंगचियन का दिल एक पल के लिए कांप उठा, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया और चुपचाप माँ की सेवा करती रही। वहीं आओ हाय ज्यादा उत्साहित नहीं दिखे। उन्होंने कभी वन पीस नहीं देखा था। फ्रूट को हाथ में लेकर बोले, तो इसे खाने के बाद मैं सर्जरी कर पाऊंगा? आओ चिंग ने जल्दी जल्दी समझाना शुरू किया, आप एक खास स्पेस बना सकते हैं जिसके अंदर आप किसी भी चीज को काट सकते हैं। लेकिन पिता को पूरी तरह समझ नहीं आया। तब उसने उन्हें डिवाइन स्पेस में ऑप फ्रूट के वीडियोस दिखाए। एक एक एबिलिटी देखने के बाद एओ हाई की आंखें फैल गईं। डेविल फ्रूट की शक्ति सचमुच अद्भुत थी। फिर भी उन्होंने कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये फ्रूट तुम दोनों भाई बहन रख लो। मैंने तुरंत जवाब दिया, अगर आप और माँ मजबूत होंगे तो मुझे आपकी चिंता नहीं रहेगी। मैं अपने काम पर ध्यान दे सकूंगा। मेरी बात सुनकर आखिरकार वह मान गए। माता पिता कभी अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनना चाहते। उन्होंने फ्रूट का एक बड़ा बाइट लिया। अगले ही पल उनका चेहरा सिकुड़ गया। आओ चिंग तुरंत चिल्लाई, मत चबाइए, डेविल फ्रूट्स बहुत गंदी होती हैं, बस निगल जाइए। आओ हाई ने जल्दी से फ्रूट निगल लिया और अपनी नई शक्ति महसूस करने लगे। कुछ ही सेकंड बाद उन्होंने हाथ उठाया और एक पारदर्शी रूम बना दिया। फिर सामने रखे मॉब को देखा और विचार किया। अगले ही पल उनकी पोजीशन मॉब के साथ बदल गई। मैं और आओ चिंग खुशी से उछल पड़े। फिर उन्होंने ज़ॉम्बी मारने वाली मिलिट्री नाइफ उठाई और सामने की टेबल पर वार किया। टेबल ऐसे दो टुकड़ों में बंट गई जैसे कागज हो। आओ चिंग उत्साह में बोली, पापा मुझे भी काट कर देखिए। आओ हाई पूरी तरह अवाक रह गए। तुम्हें काटूं? चाहे उन्हें फ्रूट की शक्ति समझ आ चुकी थी, लेकिन अपनी बेटी को काटने का विचार फिर भी अजीब था। अभी मेरा कंट्रोल पूरा नहीं है, कहीं सच में चोट लग गई तो। लेकिन आओ चिंग जिद पर अड़ी रही। आखिर मैंने बात बदल दी। हमें और डेविल फ्रूट्स ढूंढनी चाहिए। अगर ज्यादा फ्रूट्स मिल गई तो हम पूरे बियन सिटी पर राज कर सकते हैं। आओ चिंग की बात ने मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया। उसकी ट्रेजर डिटेक्शन एबिलिटी सिर्फ एक शहर में इस्तेमाल करने के लिए बहुत कीमती थी। अभी दुनिया में अनगिनत डेविल फ्रूट्स बिना मालिक के पड़ी थी या किसी मरे हुए एबिलिटी यूजर के बाद फिर से स्पॉन हुई थी। अगर हम इस मौके का फायदा उठाएं तो परिवार को और मजबूत बना सकते हैं और साथ ही भविष्य के लिए बेहद कीमती रिसोर्सेज भी इकट्ठा कर सकते हैं। जब दुनिया अपोकलिप्स के साथ अडेप्ट हो जाएगी तब बड़ी बड़ी फैक्शंस उभरेंगी। उस समय ये डेविल फ्रूट्स ट्रेडिंग अलायंसेस और पावरफुल फॉलोअर्स जुटाने के लिए अनमोल साबित होंगी। लेकिन मुझे अभी भी परिवार की सुरक्षा की चिंता थी। तभी एओ हाई ने कहा, चिंता मत करो, अब मेरे पास भी डेविल फ्रूट है। यहाँ ल्यू मेंगचियन और लिन कुई भी हैं, हम संभाल लेंगे। माँ ने भी मुस्कुराकर हामी भरी। ल्यू मेंगचियन तुरंत बोली, मास्टर आप निश्चिंत रहें, हम अंकल आंटी का पूरा
पूरा ध्यान रखेंगे। उनकी बात सुनकर मुझे सचमुच खुशी हुई। मैंने तुरंत लिन कुई और लियू मिंगचियान दोनों को 400 पॉइंट्स ट्रांसफर कर दिए ताकि वे तेजी से मजबूत हो सके। इसके बाद मैंने डिवाइन स्पेस में 10 पॉइंट्स खर्च करके एक प्राइवेट ग्रुप बनाया और उसमें परिवार के सभी लोगों को जोड़ दिया। अब मैं कहीं भी रहूं उनसे तुरंत संपर्क कर सकता था। सारी तैयारी पूरी होने के बाद मैं और आओचिंग घर से निकले, ट्रक में बैठे और शहर के बाहर की ओर चल पड़े। मैंने पूछा, अब कहाँ? आओचिंग मुस्कुराई, डायरेक्शन मुझ पर छोड़ दो, मैं ट्रेजर रैट हूँ। ट्रेजर न भी मिले मेरी इंस्टिंक्ट बेकार नहीं जाती। पश्चिम वाले प्रोविंशियल कैपिटल चलते हैं, वहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, सिटी बड़ी है और डेविल फ्रूट्स मिलने की संभावना भी सबसे ज्यादा है। प्रोविंस कैपिटल की ओर बढ़ने का फैसला करने के बाद मैंने आओचिंग की इंस्टिंक्ट पर भरोसा किया और ट्रक को पश्चिम दिशा में मोड़ दिया। रास्ते में हम समय समय पर गाड़ी रोकते, ज़ॉम्बीज से लड़ते, स्टैमिना खत्म होने पर वापस ट्रक में आकर आराम करते और फिर आगे बढ़ जाते। इस तरह लड़ाई और यात्रा साथ साथ चल रही थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि यह बड़ा ट्रक ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं था। एओ हाओ को भी लगने लगा कि हमें किसी मजबूत ऑफ रोड व्हीकल की जरूरत है। प्रोविंस कैपिटल में प्रवेश करते ही हमें फर्क साफ दिखाई देने लगा। यहाँ ज़ॉम्बीज की संख्या बियन सिटी से कई गुना ज्यादा थी। जगह जगह मिलिट्री फोर्सेस तैनात थीं और संगठित तरीके से ज़ॉम्बीज का सफाया कर रही थीं। गोलियों और तोपों की आवाज लगातार गूंज रही थी। बड़ी संख्या में ज़ॉम्बीज को गिराया जा रहा था, लेकिन समस्या यह थी कि जब तक उनके दिमाग का कोर पूरी तरह नष्ट न हो वे फिर भी हिलते डुलते रहते थे। इसी दौरान हमारी बड़ी ट्रक को मिलिट्री चेक पॉइंट पर रोक लिया गया। एक सैनिक आगे बढ़ा और बोला, आगे मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है, उस दिशा में जाना मना है, उधर रेफ्यूजी शेल्टर बनाया गया है, हमारे सैनिक वहां तैनात हैं, वहां फूड और वाटर भी नियमित रूप से दिया जा रहा है, आप लोग वहीं चले जाइए। मैंने विनम्रता से धन्यवाद कहा। मैं जानता था कि देश इस डिजास्टर को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं यह भी जानता था कि यह एपोकलिप्स सिर्फ इंसानी सिविलाइजेशन की ताकत से नहीं रुकने वाला। इसलिए मैंने शेल्टर की तरफ जाने के बजाय ट्रक घुमाई और दूसरा रास्ता पकड़ लिया। फिलहाल हमारे पास दुनिया को बचाने की ताकत नहीं थी। हम वापस एक पुराने क्रॉस रोड तक पहुंचे और फिर उत्तर दिशा में लगभग 7-8 किलोमीटर चलने के बाद दोबारा पश्चिम की ओर मुड़ गए। इस इलाके में मिलिट्री कंट्रोल नहीं था, इसलिए ज़ॉम्बीज अभी भी हर जगह फैले हुए थे। कभी कभी किसी बिल्डिंग के बाहर सर्वाइवर्स ज़ॉम्बीज से लड़ते दिखाई देते। वे किसी तरह कुछ ज़ॉम्बीज मारते, फिर तुरंत बिल्डिंग के अंदर लौट जाते, आराम करते और बाद में फिर बाहर आकर पॉइंट्स कमाने की कोशिश करते। हर कोई एपोकलिप्स में जिंदा रहने के लिए अपनी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन उसी दौरान मेरी नजर एक और चीज पर पड़ी जिसने मेरा ध्यान खींच लिया। ये एक शानदार ऑफ रोड व्हीकल थी, सिविलियन वर्जन की आर्मर्ड व्हीकल जैसी मजबूत और भारी। इसमें मिलिट्री टारगेटिंग सिस्टम जैसी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन बाकी हर चीज मौजूद थी। ये लगभग वही व्हीकल थी जिसकी मुझे तलाश थी। इस समय एक युवा उस व्हीकल के अंदर छिपा हुआ था। उसने डोर में एक छोटा सा होल बना रखा था और वहीं से एक लंबा स्पीयर बाहर निकालकर ज़ॉम्बीज पर हमला कर रहा था। हालांकि उसके लिए ज़ॉम्बी के सिर पर वार करना आसान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वह कुछ ज़ॉम्बीज मारने में सफल हो जाता था। मैंने अपनी ट्रक उस डोंगफंग मेंगशी व्हीकल के पास रोक दी। फिर मैं और आओचिंग नीचे उतरे। मैं ड्रैगन ह्यूमन फॉर्म में बदल गया और अपनी भारी बेसबॉल बैट घुमाते हुए आगे बढ़ा। ये बैट इतनी उपयोगी थी कि पॉइंट्स होने के बावजूद मैंने अब तक कोई स्पेशल वेपन एक्सचेंज नहीं किया था। दूसरी तरफ व्हीकल के अंदर छिपा युवक घबरा गया। उसने देखा कि उसके पास अचानक एक ट्रक आकर रुकी है। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। हे भगवान, एजर ड्रैगन बॉस, क्या एजर ड्रैगन बॉस भी मेरी गाड़ी लूटने आए हैं? वह अंदर बैठा बैठा तरह तरह की बातें सोचने लगा। लेकिन कुछ ही मिनटों में मैंने आसपास के सभी ज़ॉम्बीज खत्म कर दिए और उसकी व्हीकल की विंडो पर नॉक किया। युवक ने सावधानी से डोर खोला। उसे पता था कि अगर एज्योर ड्रैगन बॉस सच में उसकी व्हीकल चाहते तो उसे रोकने की कोई ताकत उसके पास नहीं थी, इसलिए सहयोग करना ही बेहतर था। मैंने सीधे कहा, एक ट्रक, आधा कंटेनर डीजल और बदले में मुझे तुम्हारी ये व्हीकल चाहिए। युवक कुछ सेकंड तक मुझे घूरता रहा। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। एक ट्रक और आधा कंटेनर डीजल मेरी मेंगशी के बदले? उसने मन ही मन सोचा कि मैं शायद उसकी व्हीकल सीधे छीन लूंगा, लेकिन मैं तो बाकायदा एक्सचेंज की बात कर रहा था। उसने जल्दी ही हिसाब लगा लिया। वैसे भी व्हीकल बदलने के बाद ट्रक उसके किसी काम की नहीं रहने वाली थी और इतना डीजल वह अकेले इस्तेमाल भी नहीं कर सकता था। लेकिन फिर उसे मेरी असली योजना समझ में आ गई। मैं असल में बहुत कम कीमत देकर एक बेहतरीन व्हीकल लेना चाहता था। अचानक उसने मुस्कुराकर कहा, बॉस, मुझे ट्रक नहीं चाहिए, डीजल भी नहीं चाहिए, मैं आपको व्हीकल फ्री में दे देता हूँ। मैं थोड़ा चौंका। फिर तुम्हें क्या चाहिए? युवक ने बिना झिझक जवाब दिया, बस मुझे अपने साथ ले चलिए। पिछले 2 दिनों में उसने एपोकलिप्स की असली भयावहता देख ली थी। अब उसके सामने एज्योर ड्रैगन जैसा ताकतवर व्यक्ति खड़ा था। अगर अभी उसने इस मौके को गंवा दिया तो शायद फिर कभी ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। उसे साफ दिख रहा था कि यह एक ऐसी जांग है जिसे पकड़ना ही होगा। उसकी मोटी चमड़ी देखकर मैं कुछ पल के लिए निरुत्तर रह गया। यह आदमी सचमुच बेशर्म था। मैंने सिर हिलाया और कहा, मुझे अभी कुछ जरूरी काम है, मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता। युवक का चेहरा तुरंत उतर गया, लेकिन मैंने आगे कहा, ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें 30 पॉइंट्स देता हूँ, इससे तुम 3 कलर हॉकी ट्रेनिंग मेथड एक्सचेंज कर सकते हो, बाकी का रास्ता तुम्हें खुद तय करना होगा। युवक की आंखें चमक उठी। बॉस, उसकी आवाज भावुक हो गई। आखिर एपोकलिप्स में शुरुआती 30 पॉइंट्स किसी खजाने से कम नहीं थे। मुझे साथ ले चलो ना, मैंने विल्डरनेस सर्वाइवल सीखी है, मैं बहुत सारे काम कर सकता हूँ, मुझे साथ ले चलो ना, मुझे साथ ले चलो ना। वह एपोकलिप्स एंथुसियास्ट था। उसने खास तौर पर यह मोटी सिविलियन आर्मर्ड व्हीकल बनवाई थी और पूरा सर्वाइवल इक्विपमेंट सेट भी तैयार किया था। देखिए, ये गाड़ी मैंने खुद कस्टम बनवाई है और ये सारे उपकरण भी मैंने ही तैयार किए हैं। मैं सच में बहुत काम आ सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी अपने काम करने हैं, इसलिए तुम्हें साथ ले जाना संभव नहीं है। हाँ, मैं तुम्हारे विला के सारे ज़ॉम्बी साफ कर सकता हूँ और तुम्हारे पास जो 30 से ज्यादा पॉइंट्स हैं उनसे तुम हॉकी ट्रेनिंग मेथड खरीद सकते हो और धीरे धीरे खुद भी मजबूत बन सकते हो। भले ही उसका मकसद पूरा नहीं हुआ, लेकिन हॉकी ट्रेनिंग मेथड मिलना भी कम नहीं था। कम से कम अब उसके पास इस एपोकलिप्स में सचमुच जिंदा रहने का सहारा था। मैं और आओचिंग उसके साथ उसके विला में गए और उसके ज़ॉम्बी बन चुके परिवार वालों और पालतू कुत्ते को खत्म कर दिया। अच्छी तरह ट्रेनिंग
करना, एक दिन तुम भी एपोकलिप्स पावर हाउस बन सकते हो। बॉस, मेरा नाम लिन तियान है, क्या आप अपना नाम बता सकते हैं? अगर मैं आपको ढूंढना चाहूँ तो कहाँ आऊँ? उसकी जिद देकर मैंने सोचा बताने में कोई नुकसान नहीं। अगर इस आदमी में सचमुच टैलेंट हुआ तो भविष्य में इसे अपने साथ लिया जा सकता है। मेरा नाम आओ हाव है, मेरा घर बयान शहर में है। अगर तुम पैदल चलकर बयान शहर पहुंच गए तो मैं तुम्हें अपने साथ रखने पर विचार करूंगा। आओ हाव, सिर्फ पैदल बयान शहर पहुंचना है ना? मैं जरूर पहुंचूंगा। असल में सिर्फ जॉम्बी मारने से कोई फायदा नहीं होता, चाहे उनका सिर काट दो, लेकिन मरे हुए जॉम्बी बाद में दूसरे जॉम्बी खा जाते हैं और उनसे एवोल्यूशन शुरू हो जाती है। अगर जॉम्बियों को पूरी तरह खत्म करना है तो उनकी लाशों को आग लगाकर पूरी तरह जला देना होगा। लेकिन जब जॉम्बी की लाशें जलती हैं तो उनके शरीर में जमा वायरस हवा में फैल जाता है, जिससे हवा में वायरस की मात्रा और बढ़ जाती है और कमजोर लोगों के संक्रमित होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, ऊंचे तापमान पर वायरस और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। यह सचमुच एक दुविधा है। इसका एकमात्र समाधान हाकी कल्टीवेशन है। हाकी असल में शरीर को चरम सीमा तक मजबूत करने की प्रक्रिया है। जब शरीर पर्याप्त मजबूत हो जाए तब इंसान जॉम्बी, वायरस और जॉम्बियों दोनों से नहीं डरता। बाकी सारे तरीके सिर्फ अस्थायी समाधान है। काश तुम्हारा ट्रेजर स्पेस थोड़ा और बड़ा होता तो हम सारा डीजल अपने साथ ले जा सकते थे। अभी ईंधन सीमित है, इसलिए हमारी खोज का दायरा भी सीमित है। तुम्हें लगता है मैं नहीं चाहती? डेविल फ्रूट एबिलिटी डेवलपमेंट इतना आसान नहीं होता। और हाँ, ये जंक फूड कम खाया करो। थक जाओ तो डिवाइन स्पेस शॉप से एक वाटर मीट खरीद लेना, उससे ताकत जल्दी वापस आती है। यह सुनकर मैं तुरंत उत्साहित हो गया। जैसे ही सुना कि आगे कोई खजाना है, मैंने रास्ते में जॉम्बी मारना लगभग बंद कर दिया और पूरी स्पीड से आओ शिंग द्वारा बताए गए दिशा में बढ़ने लगा। लेकिन जब हम आखिरकार वहां पहुंचे तो पता चला कि मामला आसान नहीं है। वहां एक फैक्ट्री थी जिसके चारों तरफ लोहे की जाली लगी हुई थी। बाहर बहुत सारी मशीनें और टूटी फूटी मेज कुर्सियां जमा करके बैरिकेड बनाया गया था ताकि जॉम्बी अंदर न घुस सके। बैरिकेड के पीछे लोगों ने फैक्ट्री के औजारों से लंबे डंडों वाले हथियार तैयार किए थे, जिनसे वे बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करने वाले जॉम्बियों को मार रहे थे। फैक्ट्री के अंदर भी काफी लोग लगातार गश्त कर रहे थे ताकि कोई जॉम्बी अंदर न घुस पाए। अगर कोई जॉम्बी जाली पर चढ़ने की कोशिश करता तो तुरंत कोई लंबा भाला लेकर उसे नीचे गिरा देता। यह जगह अब एक शुरुआती सेफ बेस बन चुकी थी और इससे साफ था कि यहाँ का नेतृत्व करने वाले लोग साधारण नहीं है। तुम गाड़ी में ही रहना, बाहर बहुत ज्यादा जॉम्बी हैं। ये तुम्हारे ट्रेनिंग के लिए सही जगह नहीं है। भैया, आप भी सावधान रहना। ये लड़का पागल है, देखते जाओ कैसे जॉम्बी इसे फाड़ डालेंगे। हाँ, ये 3 सेकंड भी नहीं टिकेगा। आसपास के सारे जॉम्बी मेरी तरफ आकर्षित हो गए, लेकिन मैंने फिर भी ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं की, क्योंकि अब मैं कॉपर स्किन रेल्म तक पहुंच चुका था। मेरी पहले से अच्छी शारीरिक क्षमता और 1 महीने की कठोर ट्रेनिंग ने मुझे बेहद मजबूत आधार दिया था। ऊपर से मेरे पास हाकी जीनियस टैलेंट था, जिससे मैं सीधे हाकी जागृत कर चुका था। साथ ही मेरी ट्रेनिंग स्पीड दोगुनी थी और पैसिव ग्रोथ भी लगातार चल रही थी। इसी वजह से एपोकलिप्स के दूसरे ही दिन मैं कॉपर स्किन रेल्म तक पहुंच गया था। कॉपर स्किन रेल्म का मतलब सचमुच त्वचा का तांबा बन जाना नहीं होता। यह शरीर की बाहरी परत को मजबूत करने का पहला चरण होता है। जब त्वचा मजबूत हो जाती है तो शरीर को लगने वाले झटकों और हमलों का असर काफी कम हो जाता है। इसी के साथ ताकत, रक्षा, गति और रिकवरी भी बढ़ जाती है। एज यूर ड्रैगन फ्रूट मुझे बिना ट्रांसफॉर्म हुए भी अतिरिक्त शारीरिक शक्ति देता था, इसलिए मैं इंसानी रूप में भी आसानी से जॉम्बियों को मार सकता था और बिना क्षमता इस्तेमाल किए लड़ने से हाकी की ग्रोथ और तेज होती थी। उस गाड़ी को मैं पहचानता हूँ, वह डोंगफेंग मेंगशी आर्मर्ड व्हीकल है। वह आदमी आसानी से इस इलाके से निकल सकता था, लेकिन जानबूझकर हमारी बेस के सामने गाड़ी रोकर खड़ा है। जरूर उसकी नजर हमारी बेस पर है। क्या वह हमारी बेस छीनना चाहता है? क्या हमें लाओ झांग को बताना चाहिए? बॉस, बाहर एक बहुत बड़ा एक्सपर्ट आया है। उसने अकेले 100 से ज्यादा जॉम्बी मार दिए हैं और उसकी डोंगफेंग मेंगशी भी हमारी बेस के बाहर खड़ी है। सबको लगता है कि उसकी नजर हमारी बेस पर है। सचमुच बहुत खतरनाक इंसान है। जिस आसानी से वह जॉम्बी मार रहा है, उसे देखकर बहुत दबाव महसूस हो रहा है। अगर उसका इरादा खराब हुआ तो क्या हम उससे लड़ भी पाएंगे? पूरे 1 घंटे बाद फैक्ट्री के उत्तरी गेट के बाहर के सारे जॉम्बी खत्म हो गए। मैंने अपने दर्द करते हाथ को झटका और सीधे फैक्ट्री के गेट तक पहुंच गया। मुझे अंदर जाकर एक चीज लेनी है। क्या लेने आए हो? जाहिर है मैं ये नहीं बता सकता था कि मैं डेविल फ्रूट लेने आया हूँ। ऐसा लग रहा था कि वह डेविल फ्रूट किसी बहुत छिपी हुई जगह पर है, वरना यहाँ के लोग उसे कब का खोज कर खा चुके होते। जैसे ही मैंने यह कहा, सामने खड़े लोग, दरवाजा खोलो। कब्जा किए हुए सैनिकों की कोई कहावत होती है ना, कुछ तो था, नकली चाल से दुश्मन को बहलाना। मैं भले ही एक साधारण मजदूर हूँ, लेकिन फौजी किताबें पढ़ता रहता हूँ। तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सके। हमारे पास खुद खाने को कम है, तुम कहीं और जाओ। हाँ, हमें बेवकूफ मत बनाओ। अगर मैं जबरदस्ती अंदर जाना चाहूँ तो मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ, लेकिन आम तौर पर बिना वजह लोगों पर हमला भी नहीं करता। उम्मीद है तुम लोग समझदारी दिखाओगे। धत्त तेरे की, हम इतने लोग हैं, हम तुमसे क्यों डरे? हिम्मत है तो अंदर आकर दिखा, देखते हैं कौन किससे डरता है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम क्या कर लोगे। तभी एक अदृश्य दबाव चारों ओर फैल गया। मजदूरों को ऐसा लगा जैसे किसी राजा की भयंकर किंग ऑरा उनके सामने उतर आई हो। उनके दिलों में डर भर गया। कुछ लोग तो वहीं घुटनों के बल गिर पड़े। सबसे डरपोक लोग तो सीधे बेहोश हो गए। केवल लाओ झांग और कुछ लोग जिन्होंने हाकी ट्रेनिंग शुरू कर दी थी मेरी तरफ देख पा रहे थे। यह तो निश्चित रूप से कॉन्करर्स हाकी है। बॉस, इसे अंदर आने दीजिए। इसके सामने झुकना शर्म की बात नहीं है। हाँ, ताकतवर ही राजा होता है, इसमें शर्म कैसी? मैंने कॉन्करर्स हाकी छोड़ने के बाद बातचीत जारी रखने का इरादा छोड़ दिया था। समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं था। मेरी बेसबॉल बैट पर काली चमक लिपट गई। मैंने पूरी ताकत से वार किया और मजदूरों द्वारा बड़ी मेहनत से बनाई गई बाधा एक ही झटके में टूट गई। लाओ झांग ने अपना हथियार कसकर पकड़ा, लेकिन आखिरकार हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। शायद वह सोच रहा था कि जॉम्बी का सिर ज्यादा मजबूत है या उसका अपना। आओ चिंग, इधर आओ। मेरी आवाज सुनते ही आओ। चिंग ने चाबी निकाली, गाड़ी से कूदकर नीचे उतरी और उछलती कूदती मेरी तरफ दौड़ी। वह अपनी छोटी नाक से सूंघती हुई मुझे गोदाम
गोदाम के पीछे ले जाने लगी। क्या बात है, हट जा यहाँ से छोटे बदमाश, क्या कहा तूने? मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? अभी तुझे दरवाजे पर लटका दूंगी और साथ में इतनी खूबसूरत लड़की भी लाया है। किस क्लब से उठाकर लाया है इसे? अभी इसे फैक्ट्री के लड़कों के साथ। शाओयान, इसे मार डालो, मैं इससे लड़ूंगा। भाइयों सब साथ आओ, हमारी औरत का अपमान हुआ है, इस दुष्ट को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कोई मुझे गाली देता तो शायद मैं नजरअंदाज कर देता, लेकिन अगर कोई मेरे परिवार को गाली दे तो मैं उसे खून की कीमत चुकवाता हूँ। आओ चिंग। कई बार इंसानों का दिल ज़ॉम्बियों और राक्षसों से भी ज्यादा डरावना होता है। अब तुम ज़ॉम्बी मार सकती हो, लेकिन क्या तुम इंसान को मार सकती हो? व्यवस्था खत्म हो चुकी है। अगर कोई तुम्हारा अपमान करे या तुम्हें सताए तो उसे खून से सबक सिखाना होगा। अगर इस एपोकलिप्स में जीना है तो बेकार की दया छोड़नी होगी। जो मुझे नहीं छेड़ेगा मैं उसे नहीं छेड़ूंगा, लेकिन जो मुझे छेड़ेगा वह चाहे कितनी भी दूर हो उसे खत्म कर दूंगा। वह डेविल फ्रूट यूजर है। आओ चिंग, एपोकलिप्स रूल याद रखो, जड़ से खत्म करो। अगर दुश्मनी पैदा हो गई है तो भविष्य का खतरा भी खत्म कर दो। भैया, जिसने आपको गाली दी वह तो मर चुका है, बाकी लोग निर्दोष हैं, उन्हें छोड़ दो। आओ चिंग, यही तो एपोकलिप्स है। छोटी सी बहस भी जानलेवा संघर्ष में बदल सकती है, और हर संघर्ष का अंत किसी न किसी की मौत या चोट से ही होता है। पिछले जन्म में मुझे लगा था कि सिर्फ अपने दुश्मन को मार देना काफी है। मुझे लगता था मैं काफी निर्दयी हूँ, लेकिन आखिर में मेरी वही बेवजह की दया मेरी मौत का कारण बनी। इस जन्म में चाहे लोग मुझे शैतान ही क्यों न कहें, मैं फिर कभी नरमी नहीं दिखाऊंगा। हम उस जगह पहुंचे जिसे आओ चिंग महसूस कर रही थी। यह फैक्ट्री की कैंटीन का फूड स्टोरेज था। मैंने एक ही वार में दरवाजा तोड़ दिया और नीचे दबे हुए एक फलों की टोकरी में छिपा डेविल फ्रूट निकाल लिया। यह भी एक ऐसा फल था जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे ही मैं फैक्ट्री के गेट तक पहुंचा मैंने देखा कि मेरी गाड़ी गायब थी। हालांकि आओ चिंग चाबी निकाल चुकी थी, लेकिन दुनिया में ताले खोलने वाले उस्तादों की कमी नहीं थी। मैं तुरंत एज़्योर ड्रैगन बन गया और आओ चिंग को लेकर आसमान में उड़ गया। कुछ ही देर में मुझे अपनी गाड़ी दिखाई दे गई। मैं आसमान से नीचे झपटा और एक ही टक्कर में गाड़ी पलट दी। बॉस प्लीज मुझे मत मारिए, प्लीज वापस गाड़ी में बैठने के बाद आओ। चिंग पूरे रास्ते चुप रही। आज उसने पहली बार मुझे इतनी बेरहमी से लोगों को मारते देखा था। उसे लग रहा था जैसे मैं उसका वही पुराना भाई नहीं हूँ। आप बहुत डरावने हो। आओ चिंग, याद रखो अब एपोकलिप्स है। हमारे परिवार के अलावा किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता। भैया, क्या आप रीबर्थ होकर आए हो? क्या आप सच में दोबारा जन्म लेकर आए हो? मैं अंदर ही अंदर चौंक गया। क्या मैंने कहीं कोई गलती कर दी थी? इसे अचानक ऐसा क्यों लगा? आपने पागलों की तरह राशन जमा किया, माँ को छुट्टी लेकर इसे घर लाने के लिए मजबूर किया, और आपको सब कुछ पहले से पता था, और घर लौटने के बाद से आप बिल्कुल बदल गए हो। ऐसा लगता है जैसे आप कोई और इंसान हो। मेरे हिसाब से इसके सिर्फ दो कारण हो सकते हैं, या तो आप रीबर्थ होकर आए हो या फिर किसी और आत्मा ने आपका शरीर ले लिया है। आखिरी बात कहते समय उसकी आवाज कांपने लगी। वह मेरी तरफ देखने से भी डर रही थी। उसे डर था कि उसका भाई अब वही इंसान नहीं रहा। अरे ओ पगली, मुझे पता था मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। भैया, पिछले जन्म में आपकी मौत कैसे हुई थी? क्या मैं वहां भी इतनी ताकतवर थी? और मम्मी पापा कैसे थे? तुम सब मर गए थे। जिसने भी तुम्हें नुकसान पहुंचाया था मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। फैक्ट्री छोड़ने के बाद हम पश्चिम की ओर बढ़ते रहे। रास्ते में जहां भी ज़ॉम्बियों के झुंड मिलते हम उतरकर उनसे लड़ते। हाकी को मजबूत करने के लिए मैंने एज़्योर ड्रैगन पावर का इस्तेमाल लगभग बंद कर दिया था। आओ चिंग अभी तक हाकी अवेकनिंग नहीं कर पाई थी, इसलिए उसकी ताकत कम थी, लेकिन ट्रेजर माउस फॉर्म की स्पीड के सहारे वह भी आराम से ज़ॉम्बियों से लड़ लेती थी। इस तरह हम लगातार 3 दिन पश्चिम की ओर बढ़ते रहे। 3 दिनों में हमें एक भी नया डेविल फ्रूट नहीं मिला। इससे आओ चिंग का उत्साह थोड़ा कम हो गया। उसे तो लगने लगा कि शायद उसकी क्षमता में ही कोई समस्या है, लेकिन मैंने उसे बताया कि यही सामान्य बात है। पिछले जन्म में जब मैं दूसरे चरण तक जिंदा था तब एक बड़ी शक्ति द्वारा किए गए आंकड़ों के अनुसार दुनिया में कुल मिलाकर सिर्फ 10,000 से थोड़ा अधिक अलग अलग एबिलिटी यूजर्स पाए गए थे। भैया, हमें उस दिशा में जाना चाहिए। आओ। चिंग ने सड़क किनारे निकलने वाले एक छोटे रास्ते की ओर इशारा किया। मैंने नक्शा देखा और हैरान रह गया। वह रास्ता सीधे पहाड़ों के अंदर जाता था। पिछले जन्म में भी कई लोग पहाड़ों में छिप गए थे। वे इंसानों की भीड़ से तो बच गए, लेकिन मजबूत बनने का मौका खो बैठे और अंत में जंगलों में मारे गए। मुझे लगा है वहाँ कुछ अच्छा मिलेगा। आओ चिंग खुद भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी, क्योंकि इंट्यूशन जैसी चीज पर भरोसा करना मुश्किल था, लेकिन मुझे उस पर भरोसा था। इसीलिए मैंने गाड़ी सीधे पहाड़ों की ओर मोड़ दी। रास्ते में कोई जंबी नहीं था, इसीलिए गाड़ी पूरी रफ्तार से दौड़ने लगी। आओ चिंग आगे पैर हिलाते हुए बैठी थी, स्नैक्स खा रही थी और डिवाइन स्पेस फोरम में वीडियो पोस्ट देख रही थी। भैया, अभी मैंने एक पोस्ट देखी। कोई आदमी रो रहा था कि उसे डेविल फ्रूट नहीं मिला। अरे अरे, ये चेहरा क्यों बना रहे हो? पता है वह आदमी कौन है? वह खुद वेइतियान था। शायद बेचारा लेखक गुस्से से फट ही गया होगा। मुझे याद आया कि पिछले जन्म में भी उसका कोई खास नाम नहीं बना था। भले ही दुनिया उसी की बनाई कहानी जैसी हो गई थी, लेकिन अब उसका मूल लेखक से कोई खास संबंध नहीं बचा था। धीरे धीरे शाम होने लगी। मैंने तय किया कि आज रात सड़क किनारे ही रुकेंगे। जैसे ही हमने एक पहाड़ी मोड़ पार किया, सामने दूर रोशनी दिखाई दी। रोशनी का मतलब था कि वहाँ इंसान मौजूद हैं, लेकिन एपोकलिप्स में सबसे कम भरोसेमंद चीज इंसान ही होते हैं। मैं निर्दयी जरूर था, लेकिन बेगुनाह लोगों को यूं ही नुकसान पहुंचाने वाला नहीं था। फिर भी इंसानों का दिल पढ़ना मुश्किल होता है। किसी अजनबी के यहाँ रुकना बहुत खतरनाक था, इसलिए मैंने सड़क किनारे ही गाड़ी रोक दी। वहाँ की रोशनी का थोड़ा फायदा लेते हुए हमने वहीं रात बिताने का फैसला किया। आओ चिंग ने गाड़ी के पीछे से कैंपिंग इक्विपमेंट निकाला और एक बड़ा टेंट लगाना शुरू कर दिया। हालांकि एपोकलिप्स बेहद खतरनाक था। मेरी सावधानी भरी देखभाल में आओ चिंग को कोई डर नहीं लगा, बल्कि उसे एक तरह का एक्साइटमेंट महसूस हुआ। भाई क्या हुआ? ये सी झोंग क्या है? यानी ये किस चीज का एंट्री पॉइंट है? भाई, क्या आपने कभी ज़ॉम्बी की आवाज सुनी है? ज़ॉम्बी तो वैसे बोलते नहीं है, क्योंकि उनका शरीर सड़ चुका होता है और उनकी वोकल कॉर्ड्स भी खराब हो जाती हैं, इसलिए वे आवाज नहीं निकाल सकते। लेकिन जैसे जैसे ज़ॉम्बी इवॉल्व होते हैं उनका शरीर धीरे धीरे रिपेयर होने लगता है और उन्हें बेसिक ह्यूमन फंक्शंस वापस मिलने लगते हैं, जैसे आवाज निकालना। लेकिन इसके लिए कम से कम 1 स्टार ज़ॉम्बी होना जरूरी होता है। अभी जो ज़ॉम्बी हैं वे बिना लेवल के हैं, उनकी ताकत थोड़ी ज्यादा होती है और हड्डियां सख्त होती हैं, लेकिन उन्हें हराना मुश्किल नहीं होता। यहाँ तक कि आम इंसान भी उन्हें मार सकता है। लेकिन जब
जब वे इंसानी मांस खाकर खुद को रिपेयर कर लेते हैं तो उनकी स्पीड और स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और वे ह्यूमन लाइक कॉम्बैट भी इस्तेमाल करने लगते हैं। तब वे 1 स्टार ज़ॉम्बीज यानी मीट ईटर्स बन जाते हैं और उन्हें हराने के लिए कम से कम कॉपर स्किन रियल्म चाहिए होता है। यह जगह अब सुरक्षित नहीं है, तुम कार में वापस जाओ। अगर सिर्फ सामने वाले ज़ॉम्बी होते तो ठीक है, लेकिन अगर 2 स्टार ज़ॉम्बी आ गया तो हम खतरे में पड़ जाएंगे। मैं अभी सिर्फ कॉपर स्किन रियल्म में हूँ और ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए आयरन बोन रियल्म चाहिए, लेकिन अभी अपोकलिप्स को शुरू हुए सिर्फ 5-6 दिन ही हुए हैं, इसलिए ज़ॉम्बीज इतनी जल्दी इवॉल्व नहीं होने चाहिए। मैंने आउचिंग को गाड़ी में भेज दिया और ह्यूमन ड्रैगन फॉर्म में स्टील की छड़ लेकर आवाज की दिशा में बढ़ गया। पास जाकर देखा तो एक पुराना टूटा हुआ मंदिर था जो पहाड़ी इलाके में था और बहुत जर्जर